हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है जिंदगी। तो भैया फाइनली धीरे धीरे ये महीना भी अब एंड होता हुआ आ रहा है और अब हम लोग चैप्टर्स पे चैप्टर्स एंड कर रहे हैं। बस बीच में आ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स तक की चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है। तो यहां से भाई कोई भी ऐसा है जिसका थर्मोडायनेमिक्स या अभी तक बहुत सारा बैकलॉग हो गया है और लग रहा है कि यार नहीं कर पाऊंगा इस बैच से, तो भैया एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। और जाके मतलब यकीन 3.0 से आप कर सकते हो भाई। कोशिश करो क्योंकि वहां भी मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है इस हफ्ते, तो वहां का बैकलॉग जल्दी खत्म हो सकता है। बट इसको ईगो पे मत लीजिएगा कि भैया ईगो पे लेके चल रहे हैं और चैप्टर भी खत्म नहीं हो रहा और मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। इस संडे भैया टेस्ट है। इस संडे, हाँ इस संडे टेस्ट है बेटा। बहुत ही, ये टेस्ट उन बच्चों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार आपके 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री में बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं जो क्लास में आप कर रहे हो, जो आप क्लास में आप कर रहे हो, ठीक है। जो भी आप क्लास में कर रहे हो, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा आपको सच्चाई यही है कि फिर आपका कोई फायदा नहीं, चाहे आप लेक्चर लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हो। भैया आज ही किसी बच्चे का यूट्यूब पे वो देख भी रहा था, मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई उस बच्चे की। तो बच्चा बता रहा था कि सर मैं मतलब मैं तो रिकॉर्डेड ही देख लेता था, मुझे ना लाइव में क्योंकि आप क्वेश्चंस, मेरा टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था तो मेरे से क्वेश्चन छूट जाते थे। वो एक, मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी इसका कल पीएमसीएच में हुआ है। तो भाई वो बता रहा है कि सर मेरा ऐसा होता था, तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ यार। तो बोला सर मुझे ना, फिर वो मैं उतने ही टाइम में ट्राई करता था। बैच के साथ लाइव क्लास में क्या होता, मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता था कि भाई जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है। तो घर पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में सेम क्वेश्चंस को ट्राई करता था। और बहुत सारे बच्चे हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग लाइव में इसलिए आते हैं क्योंकि उससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है। कुछ लोग लाइव में इसलिए आते हैं कि उनको स्पैमिंग करने को मिलता है। कुछ लोग लाइव में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको, हाँ, किसी और का स्नैप आईडी चाहिए। तो अलग अलग लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने लोग भैया इस संडे के टेस्ट में, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, अभी से टाइम है। अच्छी बात है कि फ्राइडे को छुट्टी है, हाँ मतलब सैटरडे तो क्लास है, फ्राइडे को छुट्टी है, तो बेटा ट्राई कीजिएगा कि फ्राइडे को आप अच्छे से रिवाइज करें। इस संडे के टेस्ट में फोड़े फाड़े एकदम भाई, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो। मैं वैसा नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता, बस ये बोल सकता हूं कि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज ट्राई करना, रिवीजन करते टाइम उस पर ज्यादा फोकस करना। और बॉटनी जूलॉजी में शायद चैप्टर भी कम है या फिर इजीएस्ट चैप्टर होते हैं यार थोड़ा एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। यस यस, तो हम लोग केवीडी करेंगे आज। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे, आज और कल, मतलब परसों छुट्टी है ना, तो आज और कल मुझे थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो मैं कराऊंगा। हाँ जितने लोग हो सकते हैं, देखो हर एक का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, तुम्हारी कितनी किस तरह की कैपेसिटी है। मैं आज ही किसी मतलब कहीं पर एक लाइन पढ़ रहा था कि मतलब होता है ना कि ईगो क्या होती है। ईगो एक क्या है, ईगो इज अ बबल, ठीक है। ईगो क्या है, ईगो एक बबल है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से आपको रोक ले रही है। आप एक बबल में पैक हो जाते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनका ईगो ये होता है कि यार वो टीचर के, अच्छा टीचर बोल रहा है क्वेश्चन करें, हम बिना क्वेश्चन किए भी नहीं कर सकते क्या, हमको देख के समझ में आ रहा है क्या, हम एग्जाम में जाके डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं नहीं। भाई ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, जब तक आपको सारे क्वेश्चंस, क्लास के कंबाइंड क्वेश्चंस, क्लास के चैप्टर वाइज कंबाइंड क्वेश्चंस, डीपीपी, सब कुछ करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार करना पड़ेगा। तो भैया कोशिश करना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बेटा। यस 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 बेटा, मोटी किताब सीरीज में डिले के लिए मैं माफी मांगता हूं, बट कोशिश यही है कि टीचर इस सितंबर में आपका पूरा मोटी किताब सीरीज, नीट पीवाईक्यूज तो खत्म हो ही जाएगा, जेई मेंस के भी 2-3 चैप्टर करा दिए जाएंगे, ताकि वो सीरीज बेटा मेरे जाने के बाद भी, मतलब ये बैच अपना अगर सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा ना, तो सितंबर एंड के बाद भी वो सीरीज चलती रहेगी। वो सीरीज आपका रिमाइंडर होगा, मेरा और आपके बीच का एक रिमाइंडर होगा कि हाँ मास्टर अभी, हाँ मास्टर अभी कंटेंट दिए जा रहा है। तो वो सीरीज रिमाइंडर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीरीज बंद हो जाएगी। वो सीरीज साल भर आती रहेगी आपके पास। पहले नीट पीवाईक्यूज की होगी, फिर जेई मेंस की होगी, फिर अपने पास जेई एडवांस की, दिसंबर जनवरी के बाद जेई एडवांस की होगी।
एकदम टेंशन नहीं लेने का, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम भैया एक ऐसा चैप्टर है, आज से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो बेटा, अगले 15 दिन तक इक्विलिब्रियम चलने वाला है, तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ना हो पाएगा फ्रेश स्टार्ट, फिर केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कर लेना, वो सब चैप्टर तो बहुत इजी सा लप्पू सा चैप्टर है, वो सब चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक का चैप्टर है भैया, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत लप्पू सा चैप्टर हो जाता है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम। तो जो लोग भी चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में गलती हो गई, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ गलतियां हुई, भाई आज से कम गलती मत करना, क्योंकि मजा इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते इक्विलिब्रियम में बहुत आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते इक्विलिब्रियम फिर से अपने फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, यस, तो शुरू करते हैं, एकदम शुरू करते हैं भैया, देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा लास्ट में हम लोग देखेंगे 12:30 के आसपास, 12:20 के आसपास हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बचे हुए पोर्शंस को देखेंगे। पहले 1-1.5 घंटा हम लोग इक्विलिब्रियम जानेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो भैया जितने भी ऐसे लोग हैं जो बैकलॉग वाले हैं, आज से फ्रेश स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, लेकिन साइंस में हर दिन ऐसा नहीं होता। आज भले ही कर सकते, बट ये भी चैप्टर 2-4 दिन के बाद भैया एकदम लेथार्जिक हो जाएगा जो नहीं पढ़ के आते, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हो गया था। तो भैया कोशिश करना, केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या है, तो भैया केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो आइए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन जानेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम भैया सच बताएं, तुम्हारी और हमारी कहानी होती है। कैसे, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं बेटा? हाँ प्लीज, थर्मोकेमिस्ट्री के बाद 2-3-4 पेज छोड़ दीजिएगा, फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट कीजिएगा। जो लोग भी ऐसे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बाद प्लीज 2-3 पेज 4 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको ऐड करने होते हैं, कुछ टेस्ट के अच्छे पॉइंटर्स ऐड करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको भी ऐड करना होता है। तो प्लीज हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज 4 पेज जरूर छोड़ दिया कीजिए, सो दैट कि अगले चैप्टर को आप आराम से स्टार्ट कर पाए और उसको भी फिनिश कर पाए। ठीक है, और ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कल का लेक्चर बोरिंग था, क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा बेटा, बोरिंग तो हर काम ही होता है, पढ़ाई ही बोरिंग होता है, पढ़ाई में मजा थोड़ी ना आता है। पढ़ाई तुमको क्या चाहिए, तुमको पता है क्या चाहिए, मैं सच बताऊं, बहुत सारे लोगों को 11 बजे क्लास स्टार्ट हो, 11 बजे क्लास स्टार्ट हो, टीचर का एंट्री जो हो कभी ऊपर से हो कभी नीचे से हो, कूद के आए, बताए ये इक्विलिब्रियम होता है, 30 सेकंड में इक्विलिब्रियम करा के खटाक से चला जाए, 11:30 में लेक्चर खत्म। आहा, बहुत बढ़िया लग रहा है बेटा, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। इट्स अ बोरिंग गेम, हर दिन हम जैसे लोग को देखना पड़ता है, ये बोरिंग काम ही होता है। ठीक है, बोरिंग काम है, लेकिन उसी से रिजल्ट आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पीसी बोरिंग है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो पूछो ही मत। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो हमारा चिंटू देखना भाई साहब, हमारा चिंटू भैया स्टार्ट करता है इक्विलिब्रियम। देखना एक रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, इधर रिएक्टेंट लिखा हुआ है बेटा, साथ साथ में लिखना चालू कर सकते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, आखिर इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है। इस तरह की रिएक्शन का सर आपको दिखेगा, इस तरह की रिएक्शंस दिखेंगे, रिएक्टेंट होगा और इधर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये जो साइन होता है बेटा, ये साइन जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को, रिवर्सिबिलिटी को। सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबिलिटी को। बेटा देख लीजिएगा, ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबिलिटी को। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर मजा आ गया साथ में लग गए तो, और नहीं तो फिर तो पता ही है, हाँ फिर तो कुछ देर बाद तो, हाँ 2-4 मंडे के बाद तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले बता दे रहा हूं बेटा, शुरू कर रहा हूं वेडनेसडे को, मंडे के बाद भैया एकदम दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। सर होता क्या है, रिएक्शन, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में। सर देखिए, जैसे मान लो तुम्हारा टारगेट है, मान लो जैसे देखो हमारा टारगेट है कि हमको 100 क्वेश्चन करना है, हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन करना है। देखिएगा एकदम अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सुनना, अपने पास जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है भैया। देखिएगा रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट भैया बोला कि चलो हमारे पास 100 है, शुरुआत में 100 है, ये 0 है। प्लीज सुनना सर, कुछ देर बाद अगर हम 5 सेकंड बाद देखने आए, 5 सेकंड्स बाद देखने आए, तो बेटा देखना यहां पर, सर ये कितना हो गया, सर ये अपने पास 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। सर ये फीलिंग को समझना, मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए चिंटू अपना बैठा, 90 क्वेश्चन किया, इधर अभी 10 क्वेश्चन अभी हुआ है, 90
90 क्वेश्चन बाकी है। सर 10 सेकंड बाद आए, 10 सेकंड बाद क्या देख रहे हैं कि सर 80 क्वेश्चन बाकी है, 20 क्वेश्चन चिंटू ने कर लिया। सर अभी देखना 15 सेकंड बाद आए तो 15 सेकंड बाद स्पीड एकदम मेंटेन था। सर ये देखिएगा इधर भाई साहब 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कर चुका है, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कर चुका है। फिर भैया देख रहे हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू 20 सेकंड पे देख रहे हैं, तो भैया चिंटू अभी भी 70 पे ही है, 30 पे ही है। ऐसा कैसे? फिर मैंने पीछे कैमरा किया, मैंने कहा यार कैमरामैन फोकस करो पीछे, पीछे देखो तो चिंटू भैया 15 के बाद ही अटक गया, 15 के बाद ही अटक गया। 15 सेकंड के बाद देखोगे तो भैया ये जो है ये देखिएगा ये रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे। सुनना अपने पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। सर ये देखेंगे 15 सेकंड के बाद, भैया 15 सेकंड के बाद ये क्या हो गया है? सर जिंदगी रुक सी गई है चिंटू की। ऐसा क्यों? उसने सुबह सुबह टारगेट लिया था कि 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, सुबह सुबह ही टारगेट लेके बैठा, 100 में से धड़ाधड़ कर भी गया। लेकिन हुआ क्या? 15 सेकंड के बाद, हाँ 15 सेकंड के बाद अब चिंटू सोचने लगा। 15 सेकंड देख रहा है, 30 क्वेश्चन, मान लो जैसे तुम्हारे साथ भी होता होगा, 30 क्वेश्चन लगातार फिजिक्स का हो जाए, हाँ तो उसके बाद आदमी यही सोचता है कि एम्स दिल्ली, हाँ चलो कोई नहीं, दिल्ली है, पॉल्यूशन तो बहुत है लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आदमी देखो 15 सेकंड के बाद देख रहा है। कुछ लोगों को ये 15 सेकंड के बाद हो जाता है, कुछ लोग क्लास में 15 सेकंड के बाद, कुछ लोग 15 घंटा पढ़ने के बाद, कुछ लोगों के पास 15 मिनट पढ़ने के बाद, कुछ लोग भैया 15 दिन लगातार पढ़ लेते हैं। तो सबके अंदर ये चीज आती ही आती है। देखो यहां से लेकर यहां तक सर 15 सेकंड से 20 सेकंड तक रिएक्शन हो ही नहीं रहा। चिंटू बेचारा सपने सजो रहा है कि एम्स दिल्ली जाना पड़ेगा, यार इतना पढ़ लिए, एम्स दिल्ली जाना पड़ेगा। कैसे हो गया? हाँ कैसे चलेगा, सांस कैसे लेंगे इतना पॉल्यूशन में? वो टेंशन ले रहा है, सपने देखने लगा कि यार अगले साल एम्स दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां पर जाके हाँ सांस के लिए ऑब्वियस है कुछ इक्विपमेंट बनाएंगे, कि स्टार्टअप करेंगे जो शुद्ध हवा लेने देगा। अंदर ही अंदर भैया वो अपना एम्स दिल्ली पार कर चुका है, एम्स दिल्ली के आगे जा चुका है। भैया इसी कंडीशन को यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन है सर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। भैया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा सर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब आप क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? एक स्टेट है, मतलब सर एक फेज है जिसके अंदर आदमी चला जाता है। हाँ जैसे होता है ना पैसन फॉलोज होता है, रवि किस्नोसिस फेज था एक जो अब धीरे धीरे कम हो गया। वैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक फेज होता है कि भाई साहब इक्विलिब्रियम में जा चुका है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे लोग मेडिटेशन करते, मेडिटेशन में सुना ध्यान में गए तो ज्ञान मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चलेगा, वैसे ही भैया ये अलग ही लेवल पे जा चुका है। रिएक्शन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर जा चुका है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन रुक गया है? नहीं नहीं बेटा, ये घर वालों के सामने अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है। सर रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या स्टॉप हो चुका है? सर ओवरऑल रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड। भैया ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा कि स्टॉप है, बट रिएक्शंस, भैया छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखा रहा हूं, रिएक्शंस आर ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है एट सेम स्पीड। सर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है सेम स्पीड में। ऐसा लग रहा है, सुनना अपने पास, ऐसा लग रहा है कि चिंटू कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन घर वाले दूर से देख रहे तो उनको पता चल रहा, वो सोच रहे बच्चा भेजा रहा, हाँ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, कोई क्वेश्चन अच्छा आ गया लग रहा है इसीलिए अटक गया है। बट ऐसा नहीं है, चिंटू अभी भी पेज पलट रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते पढ़ते पढ़ते 2-4 पेज बायो का पलट देते, बाद में याद आता है पढ़ा तो कुछ नहीं था, पेज कैसे पलट दिया। आदमी को ऐसा होता है। इसी कंडीशन को बेटा बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पर ओवरऑल रिएक्शन लगता है कि स्टॉप है, बट भैया रिएक्शंस होती है बोथ डायरेक्शन में एट सेम स्पीड। मतलब इसको अगर डिफाइन करूं तो एट इक्विलिब्रियम बेटा देख लीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जितना आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना आप आगे जाने की कोशिश करते उतना ही बेटा आप कहां आ जाएं? पीछे आ जाएं। तो बेटा नॉर्मल लाइफ में लोग इसको सैचुरेशन बोल देते हैं, लेकिन हम लोग साइंस वाले हैं, हमको पता है कि भैया इसको इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है। तो इक्विलिब्रियम भैया ये पिक्चर साथ साथ में बनाते चलिएगा, इसको लिखना है भाई। कौन है? इंट्रोडक्शन है, आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम इज जस्ट अ फेज,
जहां पर ओवरऑल रिएक्शन लगता है कि रुक गया है, बट रियल लाइफ में नहीं होता। मतलब रियल में क्या हो रहा है, तो रियल में ऐसा है कि सर यहां पर देखेंगे हर एक सेकंड में +2 -2 +2 -2 रिएक्शन में देखेंगे, जितना स्पीड से आगे जा रहा है उतने ही स्पीड से भैया पीछे आ रहा है। जितने स्पीड से, मान लो भैया 2 उधर जा रहा था, 2 इधर आ जा रहा है, सर यहां पर भी देखेंगे +2 -2 +2 -2 +2 -2। सर एकदम भैया जितने स्पीड से जा रहा था उतने ही स्पीड से आने लगे। ऐसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से आने लगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। कोई बोले कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक गई है, बोलना ना, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं रुक सकती। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं रुक सकती। सर रुकती नहीं है, दिखता है कि रुकी हुई है, बट रियल में रुकती नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। एकदम भैया सर जितना आगे पढ़ते जा रहे हैं, चाहे से 4 चैप्टर खत्म हो गया फिजिकल का और 4 चैप्टर बाकी है, सर 4 अब भूलेंगे, 4 आगे का याद रहेगा। क्या होगा सर ये देखिएगा, इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ओ माय गॉड, डायनेमिक पर्सनालिटी है भाई साहब। इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक बोल देते हैं। काहे भैया, ये डायनेमिक इन नेचर काहे होता है, काहे कि भैया डायनेमिक पर्सनालिटी है इसका। क्यों, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि सर रिएक्शन इज ऑकरिंग एट, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख लो बेटा, ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन। सर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। डायनेमिक मतलब भैया डायनेमिक पर्सनालिटी है, बोथ डायरेक्शंस एट सेम स्पीड। सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर सेम स्पीड। स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसी कंडीशन है जहां पर क्या हो रहा है, सर ये देख लो 15 से, अब बोला 20 सेकंड के बाद क्या होगा, होगा सैचुरेशन टूटता भी है बेटा। कभी कभी देखते नहीं घर वालों का एकदम, मम्मी का एक, हाँ एक चप्पल उड़ता हुआ या कभी हाँ ऐसे उड़ता हुआ दिखता है, एक थप्पड़ पड़ता है, याद आता है कि पढ़ना है भाई, औकात यही है अपनी। वैसे इक्विलिब्रियम टूटता भी है, ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे लेकिन वो डिस्टर्बेंस बाद में। पहले तो तुम भैया पहले मीनिंग समझो कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम बहुत डायनेमिक इन नेचर होता है। काहे कि भैया देख रहे हो, जैसे सपना देखना शुरू किया तो सपना कैसे देख रहा है, ऐसे छोटा मोटा सपना नहीं देख रहा है। सपना छोटा मोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ सपना छोटा मोटा नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है कि एम्स दिल्ली जाएंगे अगले साल। 30 क्वेश्चन मान लो, हाँ बेसिक मैथ का सही कर लिया तो मान लो बेसिक मैथ का 30 क्वेश्चन सही हो गया तो रोटेशन का भी 30 में 30 तो सही हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं मतलब ऑब्वियस है, टीचर का क्या है, मैं बेस्ट पढ़ता हूँ, सीधी सी बात है। टीचर्स का तो यार ऐसा है कि हाँ कोई किसी से ही पढ़ सकता है। आदमी ज्ञान देखते नहीं हो, हाँ आदमी सब डायनेमिक सोच रहा है। वो एक टाइम पे पीडब्ल्यू के बारे में भी सोच रहा है, एक टाइम पे एम्स दिल्ली के बारे में भी सोच रहा है कि अगले साल हाँ मैं जाऊंगा तो बताऊंगा कि हाँ भाई साहब देखिए पीडब्ल्यू के ऐप में ना थोड़ा स्पैमर्स को ब्लॉक कीजिए, दिक्कत होती है। डायनेमिक इन नेचर है, दोनों डायरेक्शन में सोच रहा है, पीडब्ल्यू के बारे में भी और अपने बारे में भी, दोनों के बारे में सोच रहा है। एम्स दिल्ली के बारे में भी सोच रहा है, अपने बारे में तो नहीं सोच रहा, मतलब दोनों के बारे में सोच रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक इन नेचर। भैया अब यहां पर याद रखिएगा, सर यहां पर इक्विलिब्रियम का कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखना है, कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं। क्या, अब बार बार इक्विलिब्रियम बड़ा बड़ा वर्ड आए, हो गया, छाप दिया जी, छाप दिया। चलो ध्यान सुनिएगा सर, हम लोग क्योंकि बार बार इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इसीलिए अब कहीं कहीं पर मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा, EQM इस तरह से लिखा जाएगा। बेटा याद रखिएगा, आप इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को EQN लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम भैया ऐसे डिनोट किया जाएगा। क्योंकि बार बार इस चैप्टर में यूज होना है तो बेटा हम शॉर्टकट यूज करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। सर ना अपने पास इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। सर ये देखिएगा, इक्विलिब्रियम कैन बी, ये देखिएगा इतनी बड़ी हेवी लाइन लिख रहा हूं। सर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही अचीव हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही अचीव हो सकता है, नॉट फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। काहे भैया ऐसा काहे बोल दिया आप, इरिवर्सिबल के साथ क्या दिक्कत है? इरिवर्सिबल बेटा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है।
इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। सर ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये भैया सीधा सीधा रिएक्टेंट कहां जाएगा, प्रोडक्ट में। ये बेवकूफ इंसान होता है। जैसे अपनी क्लास में कुछ लोग होते हैं भाई, चुपचाप पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। इसमें कोई मजा है क्या, नहीं ना, इसमें मजा नहीं है। हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साल पहले डिसाइड करेंगे कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर वो अगले साल आके भैया इस साल बेटा देखो इधर से उधर जाएंगे, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से इस टीचर। ऐसा भी कुछ लोग होंगे, जाके देखना, वो देखोगे बोलेगा 2 चैप्टर उधर से किया, 2 चैप्टर इधर से किया, अब कौन बढ़िया है यार। हाँ वो मास्टर, हाँ नहीं उस तरह वो मास्टर ज्यादा क्वेश्चन करा, वो कम करा, इसी में लगा हुआ है। वो रिवर्सिबल रिएक्शन, वहीं पर जल्दी सैचुरेशन। ये नॉर्मल लोग आए पढ़ के चले गए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, तो ये भैया क्या होता है सर, इसको हम लोग बोल दे कि बाई डायरेक्शनल होता है, या फिर हम लोग बाई डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। भैया इक्विलिब्रियम जब भी अचीव करने की बात चलेगी तो भैया यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन में, सर रिवर्सिबल रिएक्शन में ही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आप जा सकते हो। सर यहां पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ कैन ऑकर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ कैन ऑकर। याद रखिएगा यहां पर भैया फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। बताओ, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की बातें करेगा, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर्स। सर ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन ऑकर्स। ये देखना अपने पास, यहां पर इक्विलिब्रियम के बारे में एक बात बोलूं तो इक्विलिब्रियम बेटा किसी भी रिएक्शन में अगर अचीव करना हो, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर। ए भैया क्लोज काहे कंटेनर, काहे कि सर दिमाग अगर शांत नहीं रहा ना, बंद नहीं रहा, अगर बाहर की आवाज सुनने लगे ज्यादा, तो बेटा क्या होगा, हाँ इक्विलिब्रियम ऑफ क्लोज कंटेनर में होता है। कैसे भैया, कैसे क्लोज कंटेनर में, क्योंकि बेटा अगर ओपन कंटेनर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, अगर ओपन कंटेनर में रख दिए तो यही रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर ओपन कंटेनर में रख दिए बेटा तो ये ओपन कंटेनर में नो इक्विलिब्रियम। अगर ओपन कंटेनर है तो भैया क्या होगा, गैस बाहर भाग जाएगा। सर इक्विलिब्रियम कभी आ ही नहीं सकता, सर इक्विलिब्रियम कभी आ ही नहीं सकता। क्यों, क्लोज कंटेनर नहीं आ सकता है भैया। कैल्शियम कार्बोनेट सेम रिएक्शन को अगर आपने क्लोज कंटेनर में डाल दिया तो भैया ये क्या होगा, सर इक्विलिब्रियम शो करेगा। सर देख लीजिएगा क्लोज कंटेनर। सर यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। इस केस में इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, यहां पर देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, पॉसिबल होगा। बेटा छोटा छोटा पॉइंटर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आएगा। यहां पर देखेंगे सर इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड। क्यों नहीं होगा, पता चल रहा है। सर ओपन कंटेनर है, CO2 भाग जाएगा तो भैया अकेला कैल्शियम ऑक्साइड पीछे तो आ नहीं सकता, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, सैचुरेशन का आना। नॉर्मल इंसान क्या बोलता है कि सर सैचुरेट हो गया है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, उसी को बेटा रिएक्शन के लाइफ में बोले तो केमिकल रिएक्शन में उसी का नाम रख देते हैं, इक्विलिब्रियम रख दिया जाता है। उसी का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, इक्विलिब्रियम रख दिया जाता है। इक्विलिब्रियम कभी ओपन कंटेनर में नहीं है। अच्छा सर इक्विलिब्रियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है। सर आप इक्विलिब्रियम पर देखेंगे बेटा, छोटा छोटा पॉइंट है, लिखते चलिएगा। एट इक्विलिब्रियम, सर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, सर रेट ऑफ फॉरवर्ड कहां चला गया भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब भैया आपका जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही आप पीछे आ गए, उसी को बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर हम नेट रेट देखेंगे, नेट रेट ऑफ रिएक्शन की ओवरऑल कोई चेंज हो रहा है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड करके देखेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, क्या इतना बड़ा बात आप बता पाएंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0।
सर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ बेटा पहला दिन तो थ्योरी होता है, आज तो मजा ही मजा है। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे, तुम लिखते चले जाओगे। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 0। सर हो जाएगा। यस 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 यस, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 0। कि सर ये नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड जाएंगे, सेम रेट में सेम स्पीड में जाएंगे। जैसे फिजिक्स में कभी आपने एचसी वर्मा किया हो, या आपके फिजिक्स के सर ने अभी काइनेमेटिक्स में कराया भी होगा कि एक, हाँ एक जो है अल्कोहल से मदमस्त इंसान, इधर खंबा है, इस पे लाइट लगी हुई है ऐसे करके। सर यहां पर खंबा है, 3 स्टेप आगे जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन होता है फिजिक्स में। तो बताइए इस खंबा से वो कब टकराएगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ाया होगा फिजिक्स में। हाँ कुछ क्वेश्चन होगा ना ऐसा करके। हाँ तो भैया यहां पर केमिस्ट्री में वही सेम चीज है, बस दोनों साइड सेम स्पीड से जा रहा है। फिजिक्स वाले बड़ा यूनिक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बंदर को लटका देंगे, बंदर को लटका देंगे, गोली मारेंगे, बोलेंगे बंदर को लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अरे भैया पहली बात, हाँ हाँ ड्रंक कार्ड वाला प्रॉब्लम कराते हैं ना, तो ड्रंक कार्ड वाला प्रॉब्लम में क्या होता है? मैं भाई मेरा तो क्वेश्चन सुन के पहली बार लगा, मैंने कहा यार पहली बात तो शराबी इंसान है, हो सकता है वो लास्ट मोमेंट पे चेंज कर ले अपना डिसीजन। मतलब तुम क्या क्वेश्चन कर रहे हो? तुम एक शराबी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया वो जाके खंबे से टकराएगा, वो जाके खंबे से टकराएगा। भाई वो शराबी इंसान है, हो सकता है भाई अभी तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा हो, बाद में मन करेगा यहीं पर भाई साहब लेट जाएगा, बोलेगा हमारी जिंदगी, हाँ जिंदगी ऐसी है वैसी है, मन नहीं कर रहा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 29 सेकंड आंसर आ रहा है। बताइए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नेट रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, याद कीजिएगा बेटा, आपको शायद ऐसा बताया गया था। गिव्स फ्री एनर्जी, देखिएगा बाबू थर्मोडायनेमिक्स आ गया। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। सर गिव्स फ्री एनर्जी 0, लेकिन क्या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है? सर याद कीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स, आज से 3 दिन 4 दिन पहले ऐसा कुछ बड़ा बड़ा जब फॉर्मूले से आप परेशान थे, जब आपको फॉर्मूला फोबिया हुआ था, तब आपको बताया गया था कि RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू RT ln K माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। सर देख लीजिएगा, सर ये देख लीजिएगा, ये देख रहे हैं इक्विलिब्रियम भैया, ये देख लो रिवर्सिबल रिएक्शन। सर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। सर देख लो, ये लिख सकते हो बाबू, याद आ रहा है? सर ये याद आ रहा है, माइनस RT कब पढ़ाए थे याद पता चल रहा है? नहीं याद आ रहा? पेज पलटो रे, थर्मोकेमिस्ट्री से पहले थर्मोडायनेमिक्स में कराए थे, जब तुम्हारा फॉर्मूला फोबिया तुमको चल रहा था कि सर बहुत फॉर्मूला बता दिए, पिछले 4 दिन से कोई फॉर्मूला नहीं बताए, तब तो तुम नहीं बोला कि हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री लग रहा है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। याद आ रहा है? डेल्टा जी नॉट। सर याद रखिएगा एट इक्विलिब्रियम बेटा गिव्स एनर्जी शुड बी। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, समझ रहे हैं, एकदम आजकल तो मौसम भी अच्छा हो रखा है, मौसम भी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, कभी ठंडी लग रही है कभी सर्दी लग रही है। सर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बारिश हो रही है अलग से, उसमें पढ़ने का माहौल। एट इक्विलिब्रियम बेटा गिव्स एनर्जी की जो वैल्यू होगी शुड बी मिनिमम। सर मिनिमम क्यों? क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखोगे, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट 0 हो जाता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बेटा मिनिमम होती है। याद रखिएगा अगर इक्विलिब्रियम पर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, अगर इक्विलिब्रियम पर हम ग्राफ ड्रॉ कर दे बेटा, ध्यान सुनना, इधर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना देते और इधर हम एनर्जी का ग्राफ बना दें, तो बेटा याद रखिएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो गिव्स एनर्जी पे क्या होता है? मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसे मिनिमम स्टेट को देख लेना, ये मिनिमम स्टेट वाला क्या कहलाएगा? सर ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन क्या कहलाएगी? एट इक्विलिब्रियम।
सर आपका एनर्जी सबसे कम हो जाए इक्विलिब्रियम कहलाएगा, गिब्स एनर्जी सबसे कम हो जाए उसी को इक्विलिब्रियम कहेंगे। कि ये कंडीशन पे जो होती है सर रिएक्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बेटा दोनों सिमिलर स्टेट पे आ जाते हैं, सिमिलर रेट पे आ जाते हैं, तो भैया रिएक्टेंट किधर जाना चाहता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट किधर जाना चाहता है रिएक्टेंट में, तो दोनों ही अपने मिनिमम एनर्जी पे आ जाएं तो उसी को क्या बोल देंगे कि भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। सर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। एट इक्विलिब्रियम बेटा सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो ए बाबू, ऐसा ऐसा इंग्लिश में ये सब का लिखा जा रहा है, समोसा का मतलब समझ में आ रहा है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, ये बात बताओ तो हमको बेहोशी आ गया कि नहीं, ये इतना बड़ा बात पता चला। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर निकालना हो किसी रिएक्शन का तो भैया क्या कह रहे हैं आप, ये सब निकल जाएगा। टी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम बेटा पता चल जाएगा, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे अचीव होता है। सर क्या है सर ये सब क्वेश्चन, टीई एट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाए सर, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बेटा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सर सारे की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन देखें चाहे प्रेशर देखें, मैंने इस रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेशन से समझाया कि भैया इस कॉन्सेंट्रेशन से आपको समझाया गया कि भैया एक टाइम आएगा जब आप जितना आप इधर जाएंगे उतना ही आप इधर आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, जितने टाइम में जितना आप इधर आएंगे, जैसे एक सेकंड में इधर से ये दो जा रहा है तो उधर से दो आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है सर आप देख लीजिए, आपका जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन के बदले प्रेशर लिखता, कॉन्सेंट्रेशन के बदले अगर मैं प्रेशर लिखता, सर कुछ भी लिखता, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी लिखता, तो वो सब कुछ क्या है सर, उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज हो रही है क्या। एट इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना अपने पास, इक्विलिब्रियम पर भैया ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर, सर देख लीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर, अब भैया गिब्स एनर्जी ये भी लिख देता हूं, डेल्टा एच डेल्टा एस एटसेट्रा, सर आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज नहीं होती, और इनका रेशियो क्या कहलाता है सर, हाँ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बेटा थोड़ा सा बार बार इतना ना लिख के हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को CONC, प्रेशर प्रेशर एटसेट्रा इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, बस पहले जान जाते हैं कि भैया सब कुछ वैल्यूज क्या हो जाती है कांस्टेंट, तो उनका रेशियो भी क्या हो जाता है, उस रेशियो को भी क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं बेटा। तो देख लो भाई साहब, सैचुरेशन देख रहा है, सैचुरेशन में कितना सैचुरेशन आ रहा है पता चल रहा है कि सर प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अरे भैया सब कुछ बोल रहा है, डेंसिटी, अबे भाई यार तू लिख ले डेंसिटी कलर सब लिख ले भाई, डेंसिटी भी चेंज नहीं करेगा, कलर भी चेंज नहीं करेगा, सब कुछ चेंज नहीं करेगा, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट का मतलब बेटा इक्वल होना नहीं होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। सर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा ऐसा मत बोल देना, पता चला सर ऐसा, ये स्टेटमेंट देखिएगा, सर स्टेटमेंट सही है क्या, एट इक्विलिब्रियम सर ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, या बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, बेटा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर आर इक्वल, क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा। सर हमेशा इक्विलिब्रियम पर ये सही है क्या, ऑलवेज लिख सकते हैं ऑलवेज इक्वल, सर ऑलवेज इक्वल लिख सकते हैं क्या, सर नहीं, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि भैया याद रखना सर वो कांस्टेंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आर इक्वल, बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। इक्विलिब्रियम पर क्या रहता है कि कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर या फिर और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं भाई, इक्वल होना नहीं होना देख लेना, आर मे और मे नॉट बी इक्वल।
सर वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, मे नॉट बी इक्वल। वो भैया इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, किसी का कभी भी आ सकता है। सर जैसे इस रिएक्शन में जब मैंने एग्जांपल लिया, सर देखिएगा मे और मे नॉट बी इक्वल। सर हो सकता है इक्वल हो भी जाए, ना भी हो। सर आप इक्वल नहीं बोल सकते, कांस्टेंट होते, बस चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा कांस्टेंट होगा। मे और मे नॉट बी इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। एक बात बताओ, एक सिंपल चीज ये देखना, मैंने यहां सैचुरेशन, मान लो हमारा चिंटू जो है जल्दी भैया इक्विलिब्रियम में आ गया तो 30 क्वेश्चन करके सैचुरेशन आ गया। कोई बच्चा उल्टा भी तो हो सकता है, कोई बच्चा 50-50 कर ले, तब किसी बच्चे को देखो कॉन्फिडेंस कब आता है। जैसे अपनी क्लास में कुछ बच्चे होते, जैसे बैच मान लो शुरू हुआ तो शुरू में सबके पास टॉपर बनने का, सबको सिलेक्शन लेने का इक्वल मौका होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कुछ मूल कॉन्सेप्ट में पीछे पड़ गए, जहां पर एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए था। ऐसा नहीं है टॉपर को भी किस दिन सब क्लास सारी क्लास समझ में आ गई होगी, भाई उसको भी किस दिन एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी होगी, उसको भी किस दिन एक्स्ट्रा पुश देना पड़ा होगा कि यार एक क्वेश्चन को दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा। वो भैया वो अपन, अब कुछ लोग होंगे मोल कॉन्सेप्ट तक आते आते सैचुरेट हो गए, कुछ लोग होंगे भैया रेडॉक्स तक सैचुरेट हो गए होंगे, कुछ लोग होंगे सॉल्यूशन तक आके सैचुरेट हो गए होंगे, कुछ होंगे थर्मोडायनेमिक्स में आके सैचुरेट हो गए होंगे, कुछ इक्विलिब्रियम में होंगे, कुछ जाके आगे होंगे, और कुछ तो सिलेक्शन तक, हाँ कुछ तो सिलेक्शन के बाद होंगे सैचुरेट। कुछ तो ऐसा होगा कि भैया सिलेक्शन हो जाए, जैसे अभी देख नहीं रहे हो वीडियो बनाए जा रहे हैं सब। आज ही मैं बोल तो रहा हूं, कल मैं देखा भाई, अब सिलेक्शन के बाद बच्चा बोल रहा है सर यूट्यूब पे वीडियो बना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हाँ पहले बनाता तो भाई डांटा भी जाता कि पढ़ाई कर ले, अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई वीडियो भी तो बनानी है। ऐसे है नहीं बेटा, याद रखना टॉपर्स, हाँ टॉपर्स ऐसा नहीं है कि टॉपर्स बेटा कहीं से अलग ढंग का खाना खाते, वो तुम्हारी तरह ही होते, बस उनका सिलेक्शन का जो सिलेक्शन को या पढ़ाई को लेके जो बोल सकते हैं विल पावर है ना, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सक्यूजेस। जो भाई ऐसा नहीं है, मतलब इतना ध्यान रखो, किसी को लग रहा हो कि भाई टॉपर्स अलग होंगे, नहीं, वो बस उनका सिलेक्शन लेने का जो विल पावर है ना सबसे हाईएस्ट होता है। उनको भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज मंडे है कि संडे है, कल क्या है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा, पढ़ाई है तो पढ़ाई है, मतलब वो पढ़ना है तो पढ़ना, उनको नहीं फर्क पड़ रहा भाई। ठीक है, उनके अंदर एक ही चीज अच्छी लगती है, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनका जुनून, हाँ जुनून बोल देते हैं हिंदी में अगर बोलना, जुनून बहुत ज्यादा होता है और कुछ नहीं। बस वो ऐसा नहीं है, उनका भी दिन खराब होता है बेटा, उनका भी मूड कभी खराब होता है, उनका भी ऑब्वियस है, बहुत बार अपने आप को कोसते रहते हैं क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। बस हाँ वो है कि उनका जुनून बहुत तगड़ा होता है। अब जैसे आप मान लो यही टॉपिक है, आज थ्योरी करा रहा हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे तुमसे पूछ दे कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कॉन्सेंट्रेशन, टेंसर, इंटेंसिटी, कलर, सब कुछ क्या रहता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि इक्वल होता है, मे और मे नॉट बी इक्वल। भैया इक्विलिब्रियम पर देखोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, सर हमें ये बताइए बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर, सर क्या मैं ऐसा लिख दूं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी। सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कुछ लोग बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम पर खाली रिएक्टेंट होगा, नहीं, इक्विलिब्रियम पे खाली प्रोडक्ट होगा, नहीं, दोनों एग्जिस्ट करते बेटा, दोनों एग्जिस्ट करते, दोनों ही होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ कैन एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग बेटा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब कि भैया दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होंगे, कोई ज्यादा भी हो सकता है कोई कम भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ज्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, सर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। बस याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा मत बोल देना कि खाली रिएक्टेंट एग्जिस्ट करता है या खाली प्रोडक्ट, भैया सब कुछ, कोई भी टर्म जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम में, कोई भी टर्म जीरो नहीं होता। हो जाएगा सर। सम क्वांटिटी भाई सेम नहीं है यार भैया, इन सम क्वांटिटी, सर ये क्वांटिटी क्या होती है, सम क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, वो ज्यादा या कम क्या हो सकता है वो नहीं पता, तीनों केस हो सकते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम पर बस कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना। मैं एक काम करता हूं ग्राफ से ही समझा देता हूं, ग्राफ से भी समझा देता हूं, मुझे बताना एक बार, ग्राफ बना देता हूं, हो गया भाई छाप दिया, ग्राफ बना देता हूं। सर एक बात बताइएगा,
अगर इक्विलिब्रियम पर ग्राफ बनाना हो, टाइम के साथ कोई रिएक्शन हो रही है, सर देखिएगा, अगर मैं एक काम करता हूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन या फिर यहां पर प्रेशर कुछ भी ले लो, ठीक है, वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देता हूं। सर एक बात बताइएगा, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है, रिएक्टेंट ज्यादा होता है, शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा, जीरो से स्टार्ट होता है कोई भी रिएक्शन होगा। तो ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। सर रिएक्टेंट का ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्टेंट का ग्राफ देखिएगा, और प्रोडक्ट बेटा यहां से स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ देखिएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ देखिएगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना है, ये देखिएगा, अबे ये देख लो, ये बात बेटा यहां से स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा हो सकता है, हाँ स्ट्रेट लाइन बना दे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां के बाद देखोगे तो भैया देख लेना, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का। भैया इस पॉइंट के बाद मुझे देख के बताओ कि क्या लग रहा है, सर इस पॉइंट के बाद हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा टाइम होगा, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगा क्या, सर ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगा क्या, कि सर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इस पॉइंट के बाद देख लेना, इसको, इस पॉइंट को बाद देख लेना, सुनना अपने पास, इस पॉइंट को देख लेना, इस पॉइंट के बाद देखोगे तो ये दोनों के दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होना जरूरी नहीं है। यहां पर आप बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। सर ये बोल सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सर ग्राफ को देख के, बस ग्राफ में तुम क्या देखोगे, सर हमको ग्राफ में ये देखना है कि टाइम के साथ जहां पर ये लोग कांस्टेंट हो जाएं, जहां पर टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे, समझ जाओ इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये जो फेज है, ये जो कंडीशन है बेटा, इसी को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को ही तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। की सर आ गया सैचुरेशन, हाँ सैचुरेशन आ गया, रिएक्टेंट उधर से आया, प्रोडक्ट इधर से गया, दोनों बोले भैया हाँ आओ मजे लेते हैं, दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड कर दिए। बेटा कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। इस केस में देख लो, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। सर सैचुरेशन कभी भी किसी का आ सकता है ना बेटा, कि अभी कभी भी किसी का आ सकता है। ये देखो अगला ग्राफ देखना, अगला ग्राफ देखना बेटा, अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज प्रेशर, किसी का भी ग्राफ बनाऊं मैं सर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगला ग्राफ देखना, अब रिएक्टेंट क्या कह रहा है कि सर ऐसा है ना कि हम बहुत तेजी से, अब बहुत तेजी से देखना, ये देखो रिएक्टेंट क्या हुआ, अब प्रोडक्ट क्या हुआ, यहां से ये भी स्ट्रेट हो गया और यहां से ये भी स्ट्रेट हो गया। ये प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। भैया कहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, किधर इक्विलिब्रियम आ रहा है, सर इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। सर ये जो टाइम है ये क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये टाइम जो है टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये जो कंडीशन है इसी को क्या बोलेंगे भैया, ग्राफ में जहां पर दोनों की लाइन, दोनों का चेंज, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर इन सब का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए, सर चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन हो जाए, हाँ स्ट्रेट लाइन हो जाए, टाइम के साथ चेंज ना करे, उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बेटा ये दोनों पॉइंट, ये इस पॉइंट के बाद ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रहा है। यहां पर बताओगे एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट से कम है, प्रोडक्ट से कम है, ये लिख सकते हो, देख लो ऐसा लिख सकते हो ना बेटा कि इक्विलिब्रियम पर भैया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से क्या है, कम है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से क्या है, कम है, लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम बेटा क्वेश्चन में अगर कभी ग्राफ दे के पूछेगा, कभी क्या मैं कल ही पूछ दूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा कि भैया आपको जहां पर टाइम के साथ दोनों के अंदर चेंजेस जीरो हो जाए, कांस्टेंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज नहीं कर रहे। सर टाइम के साथ अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते, उस फेज को हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते हैं।
अब वो इक्वल हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सैचुरेशन किसी का कभी भी आ सकता है बेटा, सैचुरेशन किसी का कभी भी आ सकता है। जैसे कुछ लोग होंगे जो अभी सैचुरेट हो गए होंगे, शुरुआत, हाँ शुरुआत एकदम मजे में किए, लेकिन अब लग रहा होगा यार इक्विलिब्रियम भी अगर छोड़ दें, हाँ इक्विलिब्रियम भी अगर छोड़ दें तो क्या कोई लॉस है क्या? सर देख लो, सर ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। सर इस केस में देख लेना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब की बार क्या हुआ, तो सर यहां से इक्विलिब्रियम चालू हो गया, यहां से इक्विलिब्रियम चालू हो गया, इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम चालू हो गया। एट इक्विलिब्रियम बेटा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। श्योर है, तो आप देख लेना इक्विलिब्रियम पर बेटा कोई भी कंडीशन आ सकती है। अब ग्राफ में, अब ये सेम चीज अगर कोई बोले कि रेट के लिए बताओ, तो रेट पे भैया क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर भैया कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की गारंटी कोई नहीं ले रहा था। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल इक्विलिब्रियम पर नहीं लिया जाता। सर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल या प्रेशर इक्वल नहीं होता, ये बात हमको पहले, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन इक्विलिब्रियम पर एक चीज आपकी इक्वल होती है, वो क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पर ये कंडीशन बेटा हमेशा इक्वल रहती है। मतलब अगर तुमको मैं दूसरा ग्राफ दे दूं, अगर मैं दूसरा ग्राफ दे दूं बेटा, अगर ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम में रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दूं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दूं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दूं बेटा, तो बताओगे सर रेट वर्सेस टाइम में मुझे ये ग्राफ कैसा होगा? सर ये देखिएगा, क्या इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे? अरे क्या इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है, क्या इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे? क्या क्या ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्या? सर क्या रेट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा क्या? सर रेट का इक्वल होना या फिर ग्रेटर होना क्या होता है, ये बताओ। यहां से इस पॉइंट से हम लोग इक्वल, सर क्या इसको हम लोग बोल दें, सर ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो सकता है क्या? ये पॉइंट कभी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये दोनों ग्राफ में से कोई भी ग्राफ, ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या होंगे? सर गलत ग्राफ होंगे। सर ये ग्राफ भी नो इक्विलिब्रियम, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। क्यों सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है यहां पर? क्योंकि बेटा यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड है। यहां पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है बेटा? ये भी ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अरे सर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा बेटा, उससे मतलब नहीं है ना। हम इक्विलिब्रियम तब बोलते थे जब आगे जाने और पीछे आने का रेट बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम का ग्राफ अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनाइएगा तो भैया आप इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते थे कि फॉरवर्ड ज्यादा हो गया कि बैकवर्ड ज्यादा हो गया, नहीं। हम यहां पर रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो बेटा याद रखिएगा रेट वर्सेस टाइम में ग्राफ कैसा होगा, इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और इधर से बैकवर्ड रिएक्शन, तो ऐसे करके आ जाएगा। सर आर एफ और आर बी, सर यहां पर आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। क्यों सर ये इक्विलिब्रियम पर है, इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम इसका रीजन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? सर 0। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 0। तो जब आप आगे और पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड से जाने लगे, समझ जाइए इक्विलिब्रियम आ गया, समझ जाइए इक्विलिब्रियम आ गया। डन, श्योर है? बेटा यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेटा इक्विलिब्रियम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पता है क्या बता रहा है कि रिएक्शन ना पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा और ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बस ये बोल रहा है।
इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। बस ये बोल रहे हो सकता है इसकी स्पीड 10 की हो, इसकी स्पीड 5 की हो, सर ये ज्यादा है ये कम है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा। इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाए, तभी तो वो कोई चेंज नहीं दिखेगा। यहां पर ये बोल रहा है कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड कम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बेटा ज्यादा तेज चल रहा है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं बोला जाएगा। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम को नहीं रिप्रेजेंट करती, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन, इसमें फॉरवर्ड तेजी से भाग रहा है, उसमें बैकवर्ड तेजी से भाग रहा है, इक्विलिब्रियम इसको नहीं कहेंगे। श्योर है? तो बस याद रखना। सर देख लीजिएगा, जब भी आपसे बोला जाए प्रोडक्ट का ग्राफ, रिएक्टेंट का ग्राफ, अरे यार थोड़ा मिसप्रिंट, भावना को समझो ना यार तुम भी, मतलब भाई ये गलती से लिख दिए हैं मालिक, हाँ मालिक गलती हो गया, हाँ देख लीजिएगा रिएक्टेंट है बेटा ये, हाँ ये ऊपर नीचे लिख दिया था, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था भाई साहब। ठीक है, थर्ड वन रॉन्ग, उसको रॉन्ग नहीं बोलते हैं रे, हाँ चलो, तो भैया ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे। इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या कहता है। सर ऐसी कंडीशन जहां पर ये इंथैल्पी फैक्टर एंट्रोपी फैक्टर को बैलेंस आउट कर ले। बेटा आप देखोगे इक्विलिब्रियम के बारे में तो ध्यान सुनना अपने पास, इक्विलिब्रियम में हम लोग और क्या बोलते हैं कि भाई साहब सुनिएगा, अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स। देखिएगा इक्विलिब्रियम भैया 3 टाइप के पढ़ने हैं और यही हमारा सिलेबस है। इक्विलिब्रियम को बेटा हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक कहलाता है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और क्या होगा तो सर एक को हम लोग बोल देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा सिलेबस है, सीधी सी बात है। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सर सैचुरेशन तो कहीं भी आ सकता है ना, सैचुरेशन जरूरी नहीं कि तुमको पढ़ने में ही आता है। कभी तो कभी लोग ऐसा है ना कि टीवी देखते देखते सैचुरेट हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा है कि रील देखते देखते सैचुरेट हो जाते हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए 2 मिनट पहले कौन सा रील देखा है तो उनको याद भी नहीं रहेगा। सैचुरेशन जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही आता है, सैचुरेशन कहीं भी आ सकता है। हमारा चिंटू तो खाना खाते खाते सैचुरेट हो जाता है, खाना खाते खाते सोचने लगता है कि चलो अभी ठूस लेता हूं घर का खाना, अगले साल तो एम्स दिल्ली का ही ठूसूंगा। हाँ सोच भाई, कहीं भी पढ़ाई में जरूरी नहीं कि सैचुरेशन कहीं भी आ सकता है। सिमिलरली सर इक्विलिब्रियम भैया कहीं भी आ सकती है। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां पर इक्विलिब्रियम कब आएगी? इक्विलिब्रियम सर अचीव, फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन फिजिकल प्रोसेस। सर आपका फिजिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। जैसे सर आपको याद करो, मान लो H2O लिक्विड है, वेपराइज हो रहा है, सर ये क्या हो गया? सर यहां पर देख लीजिए, सर कैम्फर है, कैम्फर सॉलिड से कहां जा रहा है? सर सॉलिड से कहां जा रहा है? कैम्फर गैस जा रहा है। सर सैचुरेशन यहां भी आ सकता है, सैचुरेशन है कहीं भी आ सकता है, सैचुरेशन कहीं भी आ सकता है भाई, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। सैचुरेशन भैया ऐसा है कि सैचुरेशन तो रील देखते देखते भी आ जाता है, बस हम पढ़ाई में ज्यादा फील होता है क्योंकि पढ़ाई वाली फीलिंग थोड़ा सा रहती है, क्योंकि हमारे लिए पढ़ना एक काम है, ठीक है। या अपना पास देखो सर, सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कहां अचीव करोगे तुम? ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेटा जैसे PCl5 है, सर ये टूट रहा था, टूटते टूटते याद आया कि हाँ ये दोनों भी पीछे आ गए, बोले कि सर हम नहीं टूटेंगे, तुम जितना इधर से उधर आओगे उतना ही इधर से इधर आएंगे हम लोग। सर कोई भी रिएक्शन, ये देख लो इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि खाली इसी के अंदर आएगा। इक्विलिब्रियम बेटा इधर से सर टूट रहा था, केमिकल रिएक्शन में आ गया तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयनिक स्पीसीज। अब भैया इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयनिक स्पीसीज को अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो भैया उसमें जो इक्विलिब्रियम आता है उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और यही सबसे मस्त टॉपिक हो जाता है। यहां तक बेटा पहुंचते पहुंचते जो है, हाँ
आज तो देख रहे, आज इक्विलिब्रियम में किसी को डाउट नहीं होगा, आज इक्विलिब्रियम में टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज थ्योरी चल रही है। कल यही सब, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के पहला लेक्चर में किसी को डाउट नहीं था, लेकिन 4 लेक्चर जैसी बीता भैया ऐसा ऐसा अजीब अजीब सा ना फीलिंग आना चालू हुआ सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। जैसे मैं कल देख रहा था कम्युनिटी पे कुछ लोग अच्छा नोट्स बना के डाल रखे थे, ठीक है, ये भी एक अच्छा काम है अपने पीयर ग्रुप को जलाने का। हाँ, हमें तो लगता है सर देख रहा है ऐसा, यहां तक इसमें आज देखोगे फिजिकल होगा तो भाई साहब फिजिकल में तो सर जानते ही टेंशन नहीं, केमिकल में थोड़ा बहुत टेंशन होता है, क्यों? मन नहीं करता ना सर, इतना क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस वर्क काहे करेंगे हम? हमारा दिमाग सर आप हल्के में लिए थे 10th में 1 महीना पढ़े थे, वन शॉट मैराथन देख के हम निकाल दिए थे, 96% आया था। आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, बोल रहे हैं 50 क्वेश्चन करो। हाँ, पीएच निकालने का बोल रहे, इसमें बोल रहे फॉर्मूला डिराइव करो, याद करो, लिखो, फॉर्मूला शीट बनाओ। हम वही है ना जो 9th 10th में, याद है 10th में सर आपको पता नहीं है, 10th में 1 महीने पढ़ के भाई साहब 90% लेके आए थे, और तभी डिसाइड किया था कि साइंस इज माई, हाँ साइंस इज माई लीग, मैं उसी में जाऊंगा। वही तो था सर, आप लोग हम लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिकल और आयनिक, 3 अपने पास यही सिलेबस का पार्ट भी है, फिजिकल केमिकल आयनिक। भैया इक्विलिब्रियम को और डिफाइन करेंगे तो इक्विलिब्रियम को हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं, इक्विलिब्रियम को हम लोग 2 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। कैसा कैसा सर? अब इसका नाम जैसे ही लिखूंगा तुमको पता चल जाएगा सर। इक्विलिब्रियम एक को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सर होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाता है कि सबका फेज क्या रहे, सेम रहे। होमोजीनियस का मतलब सबका फेज क्या रहे, सेम रहे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सर आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वहां पर आप देखेंगे आपको डे 1 पे होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम बताया गया होगा। वैसा ही सेम सेम यहां पर, ऐसा ही सेम सेम यहां पर। और क्या सर? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अरे तुम देखना अभी 10th वाला जो बच्चा भी पास होता है ना, 10th वाला भी सब जो अब तो धीरे धीरे सबका फीवर उतर गया होगा, लेकिन अगले साल भी देखोगे तुम 10th से जो बच्चा निकलता है, कभी उनसे उलझना भी मत, एकदम अलग ही एटीट्यूड होता है 10th वाले के अंदर। 10th वालों को छोड़ो, मैं तो 6th 7th वाले बच्चे को देखता हूँ भाई साहब, उसका अलग ही एटीट्यूड होता है भाई साहब। पढ़ना क्या, इट्स इजी जॉब ब्रो। और क्या, मैं तो जेन अल्फा हूं, ये तो जेनजी वाले स्ट्रगल कर रहे हैं साइंस में, जेन अल्फा वाले तो जरूरत ही नहीं साइंस पढ़ने की। क्यों? साइंस क्या है, यूट्यूब पे तो है सब साइंस, ठीक है। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना अपने पास, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यहां पर क्या होगा कि ऑल सब्सटेंसेस आर इन सेम फेज, ऑल सब्सटेंसेस आर इन सेम फेज। बेटा याद रखिएगा, जैसे होमोजीनियस बोला सर, आपको होमोजीनियस का मतलब जैसे ए गैस है सर, आपको बी गैस रिएक्ट कर गया, क्या बना दिया, चाहे चलो PCl5 का एग्जांपल लेता हूं, गैस से क्या हो गया, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ऐसे बन गया सर। एग्जांपल में देख लीजिएगा, NH3 डिकम्पोज हो गया गैस से सर, N2 प्लस 3H2 गैस। तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है कि भैया आपका सारा का सारा सेम फेज में, सारे के सारे क्या है, सेम फेज में, सारे के सारे क्या है, सेम फेज में है, तो उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल देंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? ऑल सब्सटेंसेस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, सॉरी नॉट आर इन, ऑल सब्सटेंसेस आर नॉट इन सेम फेज। अगर सेम फेज में नहीं होंगे तो क्या फायदा और क्या लॉस होगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन में देख लो, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो भैया यहां पर सॉलिड गैस मिलेगा। सर अगर पास H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से अगर आप H2O आइस में कन्वर्ट होते हैं तो ये भी क्या है, बट हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। तो भैया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम देख लेना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा कि भैया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, ये देख लेना पक्का। इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग पता चल रहा है, तो सर अब इतना कुछ पढ़ गए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब आपको मैं
ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए पढ़ाया मैंने, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए पढ़ाया क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे, ऐसे आपको खोलना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मैंने हाईलाइट भी दे देता हूं कि भाई कम से कम उतना तो पढ़ ही ले। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इतना अच्छी लैंग्वेज में लिखा होता है कि कभी कभी पढ़ के लगेगा क्या ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज जाके इक्विलिब्रियम पढ़ के देखिएगा, एकदम सर में दर्द आ जाएगा कि भैया क्या ही पढ़ा, इतनी सारी थ्योरी हमने कर ली है। भैया चलिए आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी की थ्योरी देख लेते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, बस जान लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा। केबीडी करा दो बाबू, आज सत्संग चल रहा है, सत्संग इंजॉय करो ना। केबीडी आएगा, अभी थर्मोडायनेमिक्स का आएगा, फिर तू बोलेगा सर तुमको इसका केबीडी करना, ये कल पूछूंगा। ताजा ताजा तो याद ही रहता है बेटा, सबको याद रहता है, ताजा ताजा तो सबको याद रहता है। और क्या, वो तो हाँ केबीडी चाहिए इनको, इसका केबीडी चाहिए, क्या मिलेगा इसके केबीडी में भैया, सब कुछ। अब भाई हाँ इसका केबीडी क्या होगा, ऐसे पूछेगा। इक्विलिब्रियम अचीव्ड व्हेन ऑल सब्सटेंसेस आर मोर देन इन वन फेज। तो भैया मोर देन वन फेज का सब्सटेंस होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम, वो हेट्रोजीनियस। इंग्लिश का मतलब यही होता है ना सर। ये देखो एनसीईआरटी देखोगे सर, एनसीईआरटी में लिखना मत, एनसीईआरटी का लाइन देखो, मैंने जो तुमको बताया और एनसीईआरटी का इंग्लिश देख रहा है। तुम जो पढ़ता है एग्जाम हॉल में यही सब तो होता है सर, पढ़ के जाते हैं आप लोग, ऐसा लेमन लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं, एग्जाम में जाएंगे ऐसा क्वेश्चन दे देता है सर, एकदम में ऐसे लगता है क्या पूछ दिया। हाँ कुछ लोग तो इंग्लिश का लाइन देखते हैं एकदम अजीब सा, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि क्या पढ़ा दिए सर ये। बताइए तो ये क्या कह रहा है, नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस एज टाइम गोज बाय। ओह जैसे हाँ देख रहा, इंग्लिश देख रहा है सर, ये देखिएगा इंग्लिश के कहानी देख भाई साहब। सर इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि इंग्लिश में बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट जब कॉन्सेंट्रेशन और रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड देयर आर नो विजिबल चेंजेस। ये अपना चिंटू की कहानी है कि सर जब क्या हो जाए, कॉपी लेके बैठा रहे बस। हाँ देयर इज मच एक्टिविटी एट द मॉलिक्यूलर लेवल बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहे हैं। सर ये सब कहानी देख रहा है, ये देख लेना सर, ये देख लेना, ये सब भैया इंग्लिश में कहानी। सर रिवर्सिबल किसको बोलते हैं, रिवर्सिबल किसको बोलते हैं, रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, रिवर्सिबल रिएक्शन अपने पास इनफाइनाइट स्टेप में होती है। इरिवर्सिबल देखिए एक झटके में रिएक्शन हो गया, कहानी खत्म। ओनली इन वन डायरेक्शन, पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में देख लेना बेटा, कैसे कैसे लाइन लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम means the balance of driving force। मतलब देख रहा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। सर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रोमाइज, ओह माय गॉड ऐसी इंग्लिश। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में सर, जब आपकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो से कम हो जाए। सर इट रिमेन्स मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एंट्रोपी। समझ रहा है, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सर। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, देख रहा है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इंग्लिश देख रहा है। इट कैन बी अचीव्ड फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। ऐसा ऐसा इंग्लिश लिखेगा, पता चल रहा है। अरे पता चल रहा है कि सर ये सब पढ़ लेगा, हाँ सर, नहीं तो एग्जाम में जाके हैं ड्राइविंग फोर्स। ऐसा 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 कब से देख रहा है सर। इक्विलिब्रियम पर भैया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, डायनेमिक होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन से बेटा आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी प्लीज पढ़िएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा भैया। एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ पता चलता है, इंग्लिश मजबूत होती है, फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। सर चलिए आइए अब हम लोग इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम चालू करते हैं बेटा। बहुत थ्योरी हो गई, थोड़ी सी थ्योरी और करते हैं, उसके बाद आज इक्विलिब्रियम की कहानी को हाँ रेस्ट देंगे। भैया फिजिकल इक्विलिब्रियम देखिएगा, बहुत हार्ड टॉपिक होता है, खटाखट देख लीजिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम जहां पर अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंजेस, मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल एंड देयर इज नो चेंज टेकिंग प्लेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। देख रहा है ऐसा क्लोज्ड वेसल, बाप रे बाप, इतना हाई फाई इंग्लिश देख रहा है, कैसे करेगा, लिख रहा है सर। ये लिख ले, फिजिकल इक्विलिब्रियम का लिख ले डेफिनेशन,
मैं तुमको एग्जांपल बताऊंगा भाई, बहुत तगड़ा। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते कहीं इमोशनल ना हो जाओ तुम। सबसे डिफिकल्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना। कैसे, आई बताऊंगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम भैया क्या होता है कि जहां पर क्या हो जाए। सर याद रखिएगा, अगर तुमसे एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पूछ दूं, सर फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। सर देखिएगा, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि यार, हाँ इतना हाई फाई बात मतलब मास्टर कैसे कर दिए तुम, वो भी डे 1 पे। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते टाइम देखना भाई क्या होता है। पहला एग्जांपल, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट मींस व्हाट सर, जहां पर आपको केमिकल चेंज नहीं हो रहा, मतलब सॉलिड जितने टाइम में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कब बोलोगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कब बोलोगे। सर यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा। सर एट इक्विलिब्रियम जितना रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड होगा, जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतना ही रेट ऑफ सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड होगा। सर उतना ही सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर जितना फ्यूजन का रेट होगा उतना ही क्रिस्टलाइजेशन का रेट होगा। जितना सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा, उतना ही क्रिस्टलाइज हो जा रहा होगा। भैया देख रहा है, इतना हाई फाई बात पता चल रही। बेटा दो दो लाइन है, लिख ले यार। एट दिस इक्विलिब्रियम, बेटा याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, जितना जिस रेट से आप फ्यूज हो रहे होंगे, मतलब फ्यूज मतलब फ्यूजन का मतलब बता चुका हूं मैं। फ्यूजन का मतलब जिस रेट से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उतने ही रेट से वो क्या हो रहा होगा, लिक्विड क्रिस्टलाइज हो रहा होगा। सर लिक्विड क्या हो रहा होगा, क्रिस्टलाइज, सॉरी सॉलिड लिख दिया, लिक्विड क्रिस्टलाइज हो रहा होगा। सॉरी लिक्विड का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जितना स्पीड में तुम उधर जाओगे उतनी ही स्पीड में हम इधर आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। और ऐसे इक्विलिब्रियम पर ही सर, ऐसे इक्विलिब्रियम पर ही सर एट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, एट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या टेम्परेचर का नाम देते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा देख लेना, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, जिस कंडीशन पे लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम आ जाए उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए। सर उसी को क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। इतना मत लिखाओ, अब बेटा आएगा। बेटा मैंने क्या बोला, मंडे को मैं नहीं लिखवाऊंगा। हाँ इस हफ्ते तो बेटा थ्योरी थ्योरी थोड़ी चलेगी, मंडे के बाद बेटा जिंदगी बदलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे साथ चलना बस। सत्संग आज कर रहा हूं क्योंकि आज मौका है सत्संग का। एक एक लाइन लिखवा रहा हूं भाई, एक एक लाइन तो लिख ही सकता है। थर्मो में 5 लेक्चर का बैकलॉग है बेटा, फ्राइडे छुट्टी है और संडे छुट्टी है। 2.5 लेक्चर निपटा देना, बस यही बोल सकता हूं मैं। एक एक अभी निपटा दो, आज शाम को बैठ के निपटा दो। अगर इक्विलिब्रियम में आपको आगे जाना है तो बेटा पीछे के चैप्टर छोड़ के तो नहीं जा सकते, ठीक है। और ऐसा हो तो बेटा अगर किसी का रिडॉक्स में हो या किसी का सॉल्यूशन में, तो आप यकीन 3.0 में आगे कर लो, बट करो जरूर भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचोगे कि हाँ बीच का चैप्टर छोड़ दूं, नहीं चलेगा बेटा काम। बैकलॉग तुमने किया है, खत्म भी तुम ही करोगे। सर आप साइड में जाके तो पानी भी ना पियो, मतलब हदी इंसान हो तुम लोग यार। हाँ साइड में जाकर पानी भी ना पियो, मैं पानी पीऊंगा उधर रखा इसीलिए क्योंकि भाई साहब, हाँ अलग ही लेवल, तुम भी पियो भाई। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पानी तो पी सकते हो। चलो यहां पर बात कर रहा हूं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की। अगर हम बात करें बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की, ध्यान सुनिएगा, लिक्विड वेपर या फिर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, जो तुमको लगे। अब इसका मीनिंग, इक्विलिब्रियम का लिटरल मीनिंग क्या था बेटा,
कि बेटा जितनी स्पीड से आप आगे जाओगे उतनी स्पीड से आप पीछे आ जाओ। मतलब वही वाली हालत है, जितनी स्पीड से आप आगे जाओ उतनी स्पीड से पीछे आ जाओ। ध्यान सुनना अपने पास, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात है। अगर यहां पर बात करेंगे तो भैया इसके केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, बेटा सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये सारा टॉपिक है बेटा, इसीलिए करा रहा हूं, अदरवाइज भाई साहब ये मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर है, इसीलिए ये चीज आपको बतानी जरूरी है। रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर, सर जितने स्पीड से वेपर बनेगा उतनी ही स्पीड से अगर कंडेंसेशन हो जाए, इसी पॉइंट पे एट दिस इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज नोन एज, liquid vapor equilibrium is known as, liquid vapor equilibrium is called boiling point। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसी का नाम क्या रख दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। कि भैया रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे होता है उसी का नाम क्या रख दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट रख दिया जाता है। हाँ एकदम, अरे भैया इसमें क्या है, कोई भी चीज बेटा, ये सब तो इजी चीज तो लगेगा ही बेटा, एकदम हमको कोई दिक्कत ही नहीं। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम डिफाइन कर लो भाई साहब, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम डिफाइन कर लो कि सर सॉलिड है, सॉलिड किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। सर इसमें क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। अब ये सब तो लिखने की बातें हैं बेटा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डी सब्लिमेशन बोल दो या फिर सब्लिमेशन भी बोल देते हैं बेटा, इसको लेके अभी तक लोगों को डाउट रहता है। डी सब्लिमेशन या फिर इसको एब्लिमेशन भी बोल दिया जाता है या फिर सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बेटा, कैम्फर हो गया, सर आयोडीन हो गया। सब्लाइम कौन कौन करते हैं, सब्लाइम कौन कौन करते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, मोस्टली आई थिंक 9th-10th में पढ़ते हैं शायद ये। नैफ्थलीन, ऐसे याद है ये सब। तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनना अपने पास, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम बेटा इसको बोल दिया जाता है कि सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सर क्या होगा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम डन। अब देखिएगा, अरे कौन है जी, बस बेटा बस, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हो गया, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो गया। अलग अलग फिजिकल इक्विलिब्रियम देख रहा है कितना डिफिकल्ट है भाई, जितना स्पीड से आगे जा रहे उतने स्पीड से पीछे आ गए, जितना स्पीड से आगे जा रहे उतने स्पीड से पीछे आ गए। आज का कोई पूछे पूरे चैप्टर का क्रक्स बताओ एक लाइन में, तो यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर तुमसे कोई पूछे कि आज तुमने क्या सीखा, बस यही सीखा कि भैया जिस स्पीड से आगे जाएंगे उसी स्पीड से अगर पीछे आ गए तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो, मतलब नेट रेट ऑफ सिलेक्शन भी जीरो। रेट ऑफ सिलेक्शन कब अच्छा होगा, जब फॉरवर्ड जाने का डायरेक्शन तेजी से होगा। कुछ लोग होते हैं ना रिवर्सिबल चल रहे होते हैं, तो भैया रिवर्सिबल नहीं चलना है, बस आपको याद रखना है। सर देखिएगा, अब आपको 2 टॉपिक और बता रहा हूं, ये देखिएगा सॉलिबिलिटी ऑफ, अब ये टॉपिक तो शायद आपका फेवरेट है, सॉलिड इन लिक्विड। सर इसका भी आता है सॉलिड इन लिक्विड, और इसको सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। बेटा ये सब एनसीईआरटी में है, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है, और कोई लॉजिक नहीं है इस चीजों का, सच बता रहा हूं। मुझे भी भाई कोई मजा नहीं आ रहा इतना थ्योरी कराने का, लेकिन है। सर याद रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान सुनना अपने पास, सॉलिड इन लिक्विड बेटा। सर सॉलिड याद है, सॉलिड सॉल्यूट था, सर कहां पर पढ़े थे ये सब, याद है, लिक्विड सॉल्वेंट था। अगर खाली मैं इतना पूछ दूं, संडे को टेस्ट है, बता दो क्या
इसमें प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जल्दी बताओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? याद करो, कोई लॉ पढ़ाया गया था, कौन सा लॉ था? सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट। भैया सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो बेटा यहां पर याद कीजिएगा ऐसा कुछ बताया गया था। सर यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम अगर बोले तो इसी को हम लोग बोलते थे सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम को याद करो। सर सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इसी को क्या बोल देते थे? सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम। हाँ सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता था। बताओ, बोला हेनरीज लॉ। यस यस यस, इसी के लिए पढ़ा था हेनरीज लॉ। यस यस, वेरी नाइस। जिसने जिसने भी हेनरीज लॉ बोला जोर से बेटा मोटी किताब उठा के और पीट लो खुद को। हेनरीज लॉ अगर तुम यहां लगा रहे हो, सच बताना हम तुमको नहीं जानते। और क्या हेनरीज लॉ यहां लगा रहा है? भैया गैस में लगता है रे। हाँ, एक बोल रहा राउल्स लॉ। जोर से बेटा, एकदम जोर से। सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम को ही हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि भैया आप क्या हो रहा है? अगर यहां पर एक एट इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो क्या होगा? सर जितने स्पीड में रेट ऑफ डिसोल्यूशन, याद करो वहां लिखवाया भी था, वहां पर नोट्स में लिखवाया भी था कि भैया देख लीजिएगा सॉलिड इन लिक्विड जितने स्पीड में जिस रेट पे डिसॉल्व करेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ solid from solid या लिक्विड। सर याद करो ऐसा लिखवाया था सर, याद है? तो भैया ऐसा ऐसा बात की गई थी, तो बस यही सब छोटा छोटा। अब कोई पूछ देगा भैया हाँ पांचवा, सर याद कीजिएगा ऐसा भी पढ़ा था रे। देख रहा फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसा है? गैस इन लिक्विड, याद है? गैस इन लिक्विड और लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। बेटा याद रखिएगा इस केस में क्या होगा, यहां पर भी हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? कि गैस सॉल्यूट था, याद करो गैस सॉल्यूट था, लिक्विड सॉल्वेंट था। अब ये कहानी बेटा मैं छोड़ देता हूं कि इसके आगे मैं क्या पूछूं। अब हेनरीज लॉ लगता है कि राउल्स लॉ, अब ये आपके ऊपर है। मेरी तरफ से भैया हाँ, और क्या मेरी तरफ से टॉपिक अब क्लियर है भैया। देख लीजिएगा एट इक्विलिब्रियम क्या बोलूंगा, एट इक्विलिब्रियम क्या बोलूंगा कि भैया जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा गैस का इन लिक्विड में, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिस स्पीड से गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा उसी स्पीड से रेट ऑफ हाँ डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम सॉल्यूशन, उसी स्पीड से गैस सॉल्यूशन से बाहर आने की कोशिश करेगा। सर याद कीजिएगा, मैं बस एक लाइन लिखता हूं, मुझे इस लाइन से, इस लाइन का भैया मेरे बगल में एक स्पीकर लगा है, वहां से ये आवाज आई है, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं। कौन है जो बता रहा है मुझे नहीं पता चल रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहां पर एक लाइन बोल रहा है हेनरीज लॉ। सर ये बगल से आवाज आई इसलिए मैंने लिख दिया, मुझे इस चैप्टर में इसको नहीं याद करना। ये सब बातें कहां से आ रही हैं, किधर को जा रही हैं, ये देख लीजिएगा। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस इक्विलिब्रियम हो जाएगा भाई। सॉलिड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। हाँ तुम्हारे स्पीकर से आवाज आई बेटा कि कहां से ये सब आ रहा है? ये बातें कौन बोल रहा है जी? हमसे बस लिखवा दिया, भूत प्रेत लिखवा दिया, हमको याद ही नहीं आ रहा है ये सब कहां से आया, किधर को आया, किधर को जा रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। सॉलिडिटी, हाँ सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी देख रहा है, ये टर्म ही हमको बोला नहीं जा रहा इतना ज्यादा ये सब। हाँ इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, इक्विलिब्रियम पे रहिए, कहां चले गए? इक्विलिब्रियम से ये किधर को जा रहे हैं आप? लेकिन क्या करें, पता चल रहा है। हाँ चलिए, तो जिन जिन के स्पीकर से आवाज आई बहुत बढ़िया, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ यकीन 2.2 बैच में आपको इस स्पीकर से अगर आवाज नहीं आ रही कि कहां से है, किधर से आ रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज ए न्यू यकीन। अभी यकीन 3.2 चल रहा है, इसके बाद यकीन 4.2 आएगा। और मैंने तो कल भी बताया था कि आप उम्मीद से भी उम्मीद कर सकते हैं बेटा, क्यों इतना लंबा चौड़ा पढ़ना, हर एक टाइम सैचुरेशन आ जाता है।
ठीक है, चलिए। तो भैया ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स थे। आपको लगेगा कि यार ये सब कहां है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बेटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम चीज एनसीईआरटी में दी हुई है, बस बड़ी बड़ी इंग्लिश में लिखा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टेम्परेचर एट विच इज दिस दिस दिस। सर ये देख लीजिएगा, सेम चीज आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, सर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में भी आयोडीन सॉलिड का आयोडीन वेपर के साथ सब्लिमेशन, रेट ऑफ डिसब्लिमेशन, कैम्फर सॉलिड, कैम्फर वेपर, ये देख लीजिएगा। सर ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। भैया ये एनसीईआरटी वाला मत छापो यार, ये एनसीईआरटी वाला आप पढ़ लेना। आपको एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी जाती हैं। आप एनसीईआरटी में हेनरीज लॉ देख रहा है, लिख भी दिया है, ये हेनरीज लॉ की बातें कर रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही है। तो एनसीईआरटी में बेटा आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ये लिखने की जरूरत आपको है नहीं, आप इतना लिख लिए बहुत है, ठीक है बेटा, लिख लो। इसको लिखने में क्या ही लिखा है, इतना सारा। ये तो भैया अगर तुम समझ गए हो तो गेम कुछ है नहीं, बस रेट इक्वल करना है, जाने का और आने का रेट इक्वल हो जाए, बस इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, मतलब इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोल देते हैं बेटा। तो बस देख लीजिएगा, ए भैया देख लो, हो गया, यहां तक की चीजें क्लियर हैं, ये सब देख रहा है, छापना मत लगना, ये सब बस दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी में दिख जाएगा। मैं तुमको एनसीईआरटी का पॉइंट दिखाता हूं भाई साहब। ओ इंग्लिश वाले लोग, ओ इंग्लिश वाले लोग, थोड़ा इंग्लिश में देखना, भयंकर इंग्लिश लिखा है एनसीईआरटी ने, भयंकर इंग्लिश है भैया, देखिएगा। ये सब हल्का फुल्का पॉइंट नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा पॉइंट आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये तो भयंकर इंग्लिश है भैया, देखते बेहोशी आ जा रही है। हम तो चल दिया अब, हम विच इज, हाँ हु इज द बेस्ट टीचर, यही खोजने काहे कि हमको ये सब इंग्लिश आ ही नहीं रहा। अब हम चलते हैं बेटा, ये क्या बोल रहा है ये सब भाई इंग्लिश में, बताइए तो। क्लोज सिस्टम, डायनेमिक इन नेचर, बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेशन होता है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। देख रहा है कैसा कैसा बात बोल रहा है, भयंकर इंग्लिश देख रहा है। ये एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा बेटा, लिख के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ये देख रहा है, एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बात सब जी, कैसा बात कर रहा है जी सब, मतलब देख रहा है, भयंकर इंग्लिश देख रहा है। देख लेना बेटा, ऐसा ऐसा इंग्लिश के थोड़ा बच के रहना। चलिए, ऐसा ऐसा इंग्लिश से थोड़ा बच के रहिएगा। अब इतना ज्यादा इंग्लिश हम पढ़ा नहीं पाएंगे आपको। चलिए, मैं आपको अब कराने आता हूं, क्योंकि हमें अपने एक्स को भी याद करना है। हाँ, तो चलिए भाई साहब, अब मेरी तरफ से इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन आज हो चुका है। मेरे से कोई पूछेगा तो आज हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन जाना। और इक्विलिब्रियम होता क्या है, बस दो चार ही पॉइंट होते हैं जिनको जानना होता है। इक्विलिब्रियम का हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन जाना, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम, यही किया ना आज। क्या होता है बेटा, एक लाइन में कोई बोले तो, सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर कोई पूछे क्या कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर इक्वल होता है, नहीं। सर क्या रिएक्शन रुक जाती है, नहीं। रिएक्शन कहां पर, इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है, रिएक्शन में गिब्स एनर्जी कहां होती है, बेटा देख लो। सर कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर रेट का ग्राफ, केमिकल फिजिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये सारी बातें बेटा एक बार घर पे प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि भैया कैसे कैसे इन सारी चीजों को हमें रिलेट करना है। अब एक बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के साथ साथ अब हमारा सैचुरेशन इस जगह पर आ चुका है। हम लोग इतनी ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, इतना ज्यादा थ्योरी एक दिन में झेल नहीं पा रहे हैं। तो भैया अब देखिएगा, जो लोग भी लास्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री में थे उनके लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है और ऑब्वियस इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, भाई देखो एज ए टीचर मेरा काम है मैं सब जगह को रिलेट करूं। तो यहां पर आप एनसीईआरटी जब थ्योरेटिकल पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी की थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसके अंदर ना दो तीन चीजें हैं जो बेटा आपके काम आती हैं, ठीक है। ऐसे वो इनऑर्गेनिक में आती हैं, कुछ चीजें आपको इनऑर्गेनिक में आएंगी, तो लेकिन मैं पहले बता देता हूं। तो थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रहते हैं। कौन है सुट्टी बाबू, कौन है, एकदम छुट्टी पूछना थोड़ा ही ना होता है बेटा। ऊपर देखो, ऊपर देखो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो, ऐसे रेड लगा होगा, इसको दबाओ छुट्टी, और क्या छुट्टी बाबू। ये देखिएगा, थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री की एक दो बातें थी जो कल रह गई थी, और क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, करेंगे क्वेश्चंस बेटा। आज पहले थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ बातें देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने एक्स को याद कर लेते हैं। जाते जाते थर्मोकेमिस्ट्री कुछ कहना चाहता है, कुछ सुन लेते हैं क्या होता है।
ये देखिएगा, सुनिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में भाई पहली बात, ओ भैया सारी इंथैल्पीज में बता चुका हूं, सारी इंथैल्पीज में बता चुका हूं आपको, ऑलमोस्ट सारी इंथैल्पीज कवर हो चुकी हैं। बस याद रखिएगा, आप जब थर्मोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो एक बॉर्न हैबर साइकिल आता है। बॉर्न हैबर साइकिल बेटा आपको फिर से मिलेगा, मैं बस याद दिला दूं, थर्मोकेमिस्ट्री में जो चीज मैंने एनसीईआरटी में है थर्मोडायनेमिक्स में और मैंने छोड़ रखी है, ऑब्वियस है, मैं उसको करा देता हूं। बॉर्न हैबर साइकिल टू यूज टू कैलकुलेट lattice enthalpy, used to calculate lattice enthalpy of ionic compounds। बेटा साथ साथ में अभी आपने जहां भी छोड़ा हुआ है उसको साथ में लिख सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा ये 2-3 चीजें रह गई हैं जो एनसीईआरटी में है, मुझे बताना चाहिए और मैं बताऊंगा आपको। तो भैया बॉर्न हैबर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो बॉर्न हैबर साइकिल बेटा क्या होता है, लैटिस एनर्जी ऑफ लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के काम आता है। लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के काम आता है बेटा। लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिएगा। सर कैसे कैलकुलेशन होती है लैटिस इंथैल्पी की, लैटिस इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सेम चीज आपको मिलेगा पता है कहां पर, जब आप बॉर्न हैबर साइकिल आप देखेंगे, सुनना अपने पास कहां पर, ये देखना साथ साथ में। इक्विलिब्रियम में मत लिखना, बोला इक्विलिब्रियम में लिख, थर्मोकेमिस्ट्री में बोला लिखने के लिए, थर्मोकेमिस्ट्री में लिखना। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूं कि NaCl सॉलिड बनाओ, सर ये बताओ NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड कैसे बनेगा। सर फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर NaCl सॉलिड की निकालनी हो तो NaCl सॉलिड की फॉर्मेशन इंथैल्पी, क्या हम लोग इस रिएक्शन की इंथैल्पी को फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ NaCl नहीं बोल सकते। कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है NaCl की फॉर्मेशन इंथैल्पी को सर लिख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, NaCl की फॉर्मेशन इंथैल्पी को ये लिख सकते हैं सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी। लेकिन NaCl रियल में कैसे बनता है बेटा, NaCl ऐसे नहीं बनता, NaCl बनता है बेटा Na प्लस गैस, NaCl माइनस गैस, इन दोनों को मिलाते हो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है। और ये क्या बनता है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी। यहां पर ये लैटिस इंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। बेटा इस रिएक्शन की इंथैल्पी को फॉर्मेशन इंथैल्पी बोलते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होता है ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता। फॉर्मेशन NaCl का होता है बेटा Na प्लस गैस Cl माइनस गैस। अब यहां पर देख लीजिएगा Na सॉलिड से पहले हम लोग कहां आते हैं, Na गैस, इसको बेटा सब्लिमेशन इंथैल्पी बोल दो या फिर एटमाइजेशन इंथैल्पी बोल दो, एटमाइजेशन इंथैल्पी बोल दो। Na गैस से बेटा Na सॉलिड Na प्लस में आते हैं और इसको हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल देते हैं। सर देख लीजिएगा इसी साइकिल को हम लोग बोल देते हैं, ये देख लीजिएगा क्लोरीन है सर, ये हो जाता है सर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बाई 2, और यहां से यहां तक आने को, यहां से यहां तक आने को बेटा, यहां से यहां तक आने को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो हैबर साइकिल, हैबर्स प्रोसेस है, सॉरी हैबर्स प्रोसेस कह रहा हूं, हेस लॉ लगा दीजिए आपका लैटिस इंथैल्पी आ जाता है, हेस लॉ लगा दीजिए लैटिस इंथैल्पी आ जाता है। तो याद रखिएगा बॉर्न हैबर साइकिल आपको एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा और केमिकल बॉन्डिंग में भी मिल जाएगा। बेटा देखेंगे तो ओवरऑल हम देखिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सब्लिमेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम, ये दो चीजें हम सोडियम की लेंगे। सर ये देखिएगा एनर्जी का हिसाब किताब, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का लेंगे और लैटिस इंथैल्पी का सम करेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ NaCl। ये किसके बराबर होगा, NaCl के बराबर होगा। सर ये कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिख दिया, याद करो ये कौन सा लॉ था। तो बॉर्न हैबर साइकिल बेटा इसको बोलते हैं। आप जब इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये वाला एंडोथर्मिक, ये वाला एंडोथर्मिक, ये वाला भैया एंडोथर्मिक, ये एक्सो होता है और ये एक्सो होता है। मैं बस इतना ही बता पाऊंगा अभी के लिए, ये एक्सोथर्मिक, ये भैया एक्सो होगा, ये भैया एंडो होगा,
ये अभी के लिए आप याद रखिएगा। बाकी आप जब केमिकल बॉन्डिंग आएंगे, मैंने आपको बोला भी है कि थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट बेटा आप जब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ कंप्लीट करके आएंगे तो दोबारा आपको याद आएगी मेरी कि हाँ यार सर ने यहां पर भी कराया था। इस टॉपिक को आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं बेटा। आप भैया इनऑर्गेनिक में मिलेगा, वहां से भी रिलेट किया जा सकता है। किसी का भी आप बॉर्न हैबर, किसी भी आयनिक कंपाउंड का बॉर्न हैबर साइकिल आप बना सकते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का बॉर्न हैबर साइकिल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, एक सिंपल सा तरीका है भैया। हेस लॉ याद है सर? इधर से जाके टोटल जो एनर्जी होगी यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल एनर्जी होगी वही किसके बराबर होगी? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। हेस लॉ याद है? हेस लॉ इंग्लिश में पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री में। तो बेटा याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कितने एंडोथर्मिक कितने एक्सोथर्मिक, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बॉर्न हैबर साइकिल में कितना प्लस साइन कितना माइनस साइन हो जाएगा। सर ये देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री में। तो एक और चीज सर, थर्मोकेमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन, सीपी क्या है सर? सीपी भी अगेन क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। सीपी क्या होगा? सीपी या सीवी क्या होगा? सीपी और सीवी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होंगे। सर इनको पाथ फंक्शन तो हम बोलते नहीं है। तो कितने लोग हैं जो भैया किसी रिएक्शन का डेल्टा सीपी निकाल सकते हैं? किसी रिएक्शन का डेल्टा सीपी निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना अपने पास, ये देख लीजिएगा, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ये देख लेना, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बेटा। तो बेटा ये देख लीजिएगा, अगर मैं इसका डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन निकालने जाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? याद करिएगा सर, सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या ऐसा लिख सकता हूं? सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसा कैसे लिख सकता हूं? पता चल रहा है, इतना आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ गए, आपको पता चल रहा है। सीवी ऑफ रिएक्शन निकालने जाऊं तो भैया क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सीवी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स, सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या ऐसी बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकता हूं? सर सीधा सीधा आपको ही पता है कि भैया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक्सेप्शन दो ही जगह था, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन और कंबशन एंथैल्पी। अदरवाइज स्टेट फंक्शन है भैया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख दो। किसी रिएक्शन में होगा तो भैया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो थर्मोकेमिस्ट्री के बेटा छोटे छोटे और लास्ट पॉइंट्स बता रहा हूं कि भैया ये चीजें आपको, अब ऐसे मैं बोलूं कि हाँ भाई ये तो तुमको आना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए, भाई मैं वैसा नहीं बोल सकता। अभी आपके पास 8-9 महीने, आप भूल सकते हैं, इसलिए सारी चीजें लिखवा दी जा रही हैं कि हाँ भैया ऐसा लिख लीजिए। एक बात बताइएगा, वंस अपॉन ए टाइम सर ऐसा पढ़े थे डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, या फिर हाँ डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सीपी, ऐसा कुछ पढ़े थे बाबू? एक और चीज पढ़े थे, डी यू बाई डी टी। ये देखिएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी बी, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं कि भैया देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, अगर डिफरेंट टेम्परेचर हो, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स सर देख लीजिएगा, मैं डेल्टा एच इंथैल्पी का जो चेंज है T2 माइनस डेल्टा एच T1, ध्यान देखना अपने पास सर, इंथैल्पी का जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंथैल्पीज होंगी बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंथैल्पीज होंगी, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा सीपी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अरे सर सब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर का चेंज, ये इंथैल्पी का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, जिसका रेशियो क्या होता है? सीपी। लेकिन अब रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा सीपी। अगर कोई एक गैस होता या कोई एक प्रोसेस होता तो हम सीपी लिख देते, बट अगर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा सीपी, कि रिएक्शन का सीपी कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं सेम चीज यहां पर लिख दूं डेल्टा यू,
अलग अलग टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर मैं मेजर करूं डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, सर ये देख लीजिएगा इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं सर। यहां पर डेल्टा सीवी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, डेल्टा सीवी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज और इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होगा, सीवी के बराबर। अब ये रिएक्शन के लिए थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन लगती है, इसीलिए मैं रिएक्शन का लिख रहा हूं भैया, देख लेना हो जाएगा। तो भाई साहब ये देख लीजिएगा, इन्हीं दो इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं इसका नाम पता है क्या बोला जाता है, इसका नाम भैया देख लीजिएगा, इसका नाम होता है किरचॉफ्स इक्वेशन, इसका नाम होता है किरचॉफ्स इक्वेशन। भैया फिजिक्स का किरचॉफ्स लॉ नहीं, किरचॉफ्स इक्वेशन। देख लो सामने वाले ने भैया रिएक्शन के लिए, ये जो तुमने पढ़ा था ये प्रोसेस के लिए पढ़ा था, ये प्रोसेस था आइसोबारिक, ये था आइसोकोरिक, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए पढ़ा था। उसने सेम चीज को रिएक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, बोला भैया करके देख लेना आपको अच्छा लगेगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री में देख लीजिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में भैया इसी को क्या बोल देते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन बोल दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। डन। अब याद रखना, अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी में, अगर आप कभी आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, मेरे पास तो है भैया, और रखना भी चाहिए, अगर नहीं है तो पीडीएफ देख लीजिएगा। तुम्हें लगेगा सर ये सब क्यों बता रहे, क्योंकि एनसीईआरटी आपको थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखोगे, पहली बता दूं 11th का फर्स्ट एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये सब मिलेगा आपको, ये सॉल्यूशन, एंथैल्पी, बॉर्न-हैबर साइकिल सब मिल जाएगा। यहीं पर एक ना बहुत सुंदर टेबल बना है 155 पे, 155 पर एक क्वेश्चन बना है। जनरली मैं चाहूं तो वो छोड़ सकता हूं, लेकिन वो भाई साहब इनऑर्गेनिक का, प्योरली इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो भैया थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में दिया है। ध्यान सुनना, अपने पास थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में दिया है बेटा, देख लीजिएगा। आपको, आप शायद आयनाइजेशन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब चीजें पढ़ते हो, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, उनको आइडिया भी नहीं रहता। याद रखिएगा एनसीईआरटी में यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब कुछ डिफाइन करते हो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर कितना होता है बेटा आपका 0 केल्विन पे। याद रखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का भी आप डिफाइन करते हो तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डिफाइन करते हो। और ये एनसीईआरटी में दिया भैया, इसलिए बोल रहा हूं। तुमको लगे सर ये तो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे, जैसे कल को बोला बोरिंग, भैया बोरिंग तुमको लग रहा है, अगर चीजें रिलेट कर दी ना तो रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा। भैया आप जब भी इसको डिफाइन करते हैं 0 केल्विन पे डिफाइन करते हैं, और अगर उसके अलावा ऑब्वियस है आप जब भी हीट कैपेसिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कौन सी रिएक्शन है, आयनाइजेशन की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, आयनाइजेशन की रिएक्शन है, ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिएक्शन है। तो अगर किसी टेम्परेचर पे बात करें, टी टेम्परेचर पे बात करें, तो बेटा देख लेना एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर, ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं एट टी टेम्परेचर, ये देख क्या बोल रहा हूं, अरे तू घर पे आराम से बैठ के लिख ले भाई, जरूरी नहीं कि साथ में लिखना है, तुम एनसीईआरटी को देख लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मेरा काम है, मेरा जो धर्म है मैं वो निभा रहा हूं भाई साहब, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें भाई थर्मोडायनेमिक्स में दिया है, मे बी इनऑर्गेनिक के सर बताएं चाहे ना बताएं, मेरा काम है बता देना, मैं बता दे रहा हूं। कैसे, ये एक बात बताओ, एट टी टेम्परेचर मान लो हम चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिराइव करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम डिराइव कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम टी टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन निकाल रहे हैं सर, डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा सर टी माइनस 0 लिख दूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन लिख दूं। क्यों, क्योंकि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम क्या लेते हैं, सीपी ऑफ रिएक्शन। सर मैं आयनाइजेशन के लिए निकाल रहा हूं डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। सर सीपी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट में सर देख लीजिएगा इसका 5/2r सीपी प्लस 5/2r, सर यहां पर देखेंगे माइनस 5/2r, सर सीपी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 5/2r। सर यहां पर किसके बराबर लिख दूंगा 5/2r। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे टी केल्विन पे अगर डिफाइन करना है तो देख लेना अपने पास, यहां से निकल के क्या आएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर टी केल्विन पे डिफाइन कर रहे हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी 0 केल्विन पे दिया जाता है मोस्टली, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5/2RT। सर आप जब आयनाइजेशन एंथैल्पी टी केल्विन पे डिफाइन करोगे ना, टी केल्विन पे, दैट इज इक्वल्स टू जो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी 0 केल्विन पे पढ़ते हो,
प्लस क्या होगा 5/2 RT, प्लस क्या होगा 5/2 RT। आयनाइजेशन एंथैल्पी टी केल्विन टेम्परेचर पे देखेंगे तो इंक्रीज करता है सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है सर। देख लीजिएगा फॉर्मूला। अब ये डेरिवेशन बेटा आपको मुझे नहीं लगता इनऑर्गेनिक में कराया जाएगा, आपको यहीं पर मैं बता सकता हूं, इसके अलावा आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अरे घर पे आराम से लिख लेना बेटा, जरूरी नहीं है। बस तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसको पता है कब लिखना, इसको तुमको मन नहीं कर रहा है ना, तुम एक काम करना, जब तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी हो जाए तब आना एक बार रिवाइज करने, तब लिख लेना, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा सर ने ऐसा क्यों बताया। आयनाइजेशन के लिए बेटा सीपी ऑफ रिएक्शन ये था 5/2R प्लस दिस। सर इलेक्ट्रॉन ये सब पार्टिकल का अपना सीपी निकाल दिया सर, ये देख लो सारे के सारे मोनो एटॉमिक थे, निकाल दिया सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी टी केल्विन का देखेंगे तो वो 0 केल्विन प्लस 5/2RT होता है, ये याद रखिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीपी निकालने जाऊं, इसका सीपी ऑफ रिएक्शन निकालने जाऊंगा ना बेटा, तो यहां पर देख लेना प्रोडक्ट का होगा 5/2R माइनस 5/2R प्लस 5/2R। प्रोडक्ट का बेटा कम होगा, यहां पर इसका सीपी ऑफ रिएक्शन बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्लस हो रहा है, तुम खुद बता देना, आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्लस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। उसका सीपी क्या है, माइनस में आ रहा है। उसका सीपी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उसका सीपी क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस होती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे तो वहां माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन का क्यों लिया, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन मोनो एटॉमिक हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन को अगर तुम इसको पार्टिकल की तरह काउंट करोगे ना, भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा थोड़े ना कि एटम के रिस्पेक्ट में इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका भी अपना वाइब्रेशन होगा भाई, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इलेक्ट्रॉन का भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। बोला इलेक्ट्रॉन का क्यों काउंट किया, मोनो एटॉमिक है इसीलिए इसका काउंट किया। इलेक्ट्रॉन का भी तो काउंट कर सकते हैं। सीपी का वैल्यू कैसे आया बेटा, मोनो एटॉमिक है। अरे मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक का सीपी कितना होता है, 5/2R होता है। सीपी भूल गए, ओ भाई साहब ये वही लोग हैं जो एकदम दुनिया हिला देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। सीपी इतनी जल्दी भूल गए कि 5/2R कहां से आया। ओ माय गॉड सर, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया कि कोई भी इंथैल्पी, आपको जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इंथैल्पी डिफाइन होती है वो 0 केल्विन पे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पर 0 केल्विन पे डिफाइन होती है। तो अगर आप किसी और टेम्परेचर पे जाएंगे तो बेटा आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। अब मैं ये इसलिए डिराइव करके दिखा दिया, एनसीईआरटी में डिराइव नहीं किया है। एनसीईआरटी में देखो बेटा जो बॉक्स दिया है ना, आप जाके देखना, ये देखो एनसीईआरटी में ये बना दिया है, लो एनसीईआरटी में ये बना दिया है। अब ये टेबल बेटा आप खुद से सोच लीजिएगा, आप लोग ऑब्वियस रिपीट करके आए तो आपको पता होगा, ये देख लीजिएगा आप कहां से कर पाएंगे। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है भैया कि सर टी टेम्परेचर पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, 0 टेम्परेचर प्लस 5/2RT और यहां माइनस 5/2RT। देख लो सीपी का वैल्यू निकाल लो, तो वही सेम चीज है। अगर आप मेरे थ्रू करेंगे तो वैसे कर लीजिए, आयनाइजेशन था एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अरे लिख लेना, बाद में लिख लेना बेटा, बस यही चीज बतानी थी, इसके बाद तो क्वेश्चन ही कराना है। इसके बाद तो अरे घर पे आराम से लिख लेना बेटा। ये कुछ चीजें हैं ना, इनको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तुम्हें शायद रिलेट कर पाना इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक से आसान लगेगा बेटा, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक आएगी ना, सच बता रहा हूं, या फिजिकल खत्म हो जाने दो, शायद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको फिजिकल पढ़ने का। सिर्फ टेस्ट के लिए ही आप फिजिकल पढ़ पाओगे, ये बात आप लिख के रख लेना। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, देखो ना मूल कॉन्सेप्ट आपको कौन पढ़ा रहा है, कोई याद नहीं दिला रहा, खुद ही जाके पीछे जाके रिवाइज करना है। रेडॉक्स खुद ही आ जाके पीछे रिवाइज करना है, सॉल्यूशन खुद ही जाके पीछे रिवाइज करना है। तो वही सेम चीज है कि बेटा आपको ये सब चीजें अभी बता दी जा रही है, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भैया 2 महीने बाद तो कॉपी कौन पलटता है। एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में ये बॉक्स बना के दे दिया है, मैं सीधा सीधा बोल देता तो भैया तो भी दिक्कत थी। यहां प्लस क्यों होगा, यहां माइनस क्यों होगा, डिफरेंस देख लो। प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। अब देख लो एक दो छोटी सी थ्योरेटिकल चीजें और हैं। थ्योरेटिकल चीजें क्या हैं, अब ये सब चीजें आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो आराम से सुंदर सजा के लिख लेना। तुमको रेट, हाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी चीजें, अब ये सब
ऑलरेडी आपको आती हैं कि सर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या बोलते हैं, इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो वो क्वेश्चन दे देगा, सर ये देख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी को कौन कौन से लोग अफेक्ट कर सकते हैं। सर ये चीज अब ये मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपको आता होगा। ये देखिएगा, मैं ऐसा बोल दूं क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी मतलब सर 1 मोल के लिए x किलो, 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा 2। अगर भैया आप टू टाइम्स करेंगे तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज तो आपको पहले ही बताई गई है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पूछ देता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि भैया रिएक्शन के कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो शायद आपको डर लग जाए। इसीलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि बेटा ऐसा होता है। सर आप देख लीजिए फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। यहां पर पानी गैस, यहां पर पानी लिक्विड है, यहां पानी लिक्विड है, यहां गैस है। सोचो दोनों का सेम रिएक्शन है बट दोनों की इंथैल्पी अलग अलग आ रही है। तो आपको ना ये जो ऑप्शंस होते हैं ना बेटा, यही परेशान करते हैं। इसी के लिए बता रहा हूं कि बेटा ये देख लीजिएगा, आपको ऐसा ऐसा खत्म हो चुका है थर्मोकेमिस्ट्री। बस ये बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट हुआ तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी डिफरेंट। सर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलोट्रॉप, अब ये बात तुमको पहले नहीं पता है। सर इसको फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोलेंगे, कंबसन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बोलेंगे, लेकिन इसको फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं बोलेंगे, इसको कंबसन ऑफ डायमंड बोलेंगे। लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगे। अब यही सब क्वेश्चन पूछ देगा तो डर लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किरचॉफ्स इक्वेशन। सर टेम्परेचर का इक्वेशन पे क्या रोल होता है देख लो। सर इंथैल्पी का, इंटरनल एनर्जी का क्या रोल होता है देख ले। तो भैया ये चीजें छोटी छोटी हैं बट बहुत काम की हैं, देख लीजिएगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, एलोट्रॉपिक फॉर्म पे, फिजिकल स्टेट पे। घर पे बैठ के आराम से लिख लीजिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री आपकी तरफ से। हाँ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा देख लेना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता इंटरमीडिएट कौन है, और टाइम ऑफ रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा यही 2-4 पॉइंट्स रह गए थे। थर्मोकेमिस्ट्री में यही 2-4 पॉइंट्स मेरे रह गए थे। इन्हीं को भैया खत्म कर लीजिएगा, इन्हीं को खत्म कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन पे। थर्मोकेमिस्ट्री में यही पॉइंट्स रह गए थे बेटा कि भैया नंबर ऑफ स्टेप से फर्क नहीं पड़ता, इंटरमीडिएट पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, टाइम से फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बेटा देखना एक बार, नीट 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 का क्वेश्चन है, नीट 2025 का क्वेश्चन है। 2026 का क्वेश्चन बेटा आपको कल करा दूंगा। 2025 का क्वेश्चन है ये, कैसे निकालोगे? अगर आप पढ़ के आए बस ये क्वेश्चन कीजिए, फिर कल करेंगे। अरे जल्दी, बस कल करेंगे, हो गया जस्ट। सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम +2 बताइए। अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी सल्फेट की दी है, क्रिस्टलाइजेशन इंथैल्पी दी है। सर बेरियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग पता है ना? तो बेटा ये देख लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग अगर आप जानते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि सर ये देखो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, क्या इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बेरियम सल्फेट माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ, सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बेरियम +2, सर प्लस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सल्फेट माइनस। बस ये लिख लो, हो गया क्रिस्टलाइजेशन, सब कुछ दिया हुआ है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी -4.5 दी है, इसका क्रिस्टलाइजेशन इंथैल्पी सर ये देखो 349 दिया हुआ है, ये हो गया। बेरियम +2 का नहीं दिया है, कैलकुलेट करना है। सर बेरियम +2 का नहीं दिया है, कैलकुलेट करेंगे। और सल्फेट का कितना दिया है? सल्फेट का -216 दिया है। यहां से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा भैया, ये आंसर निकालना है। ये देख लो अपने पास ये वाले क्वेश्चन। तो बेटा ये नीट 2025 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते थर्मोडायनेमिक्स का बाकी बचे हुए क्वेश्चन बेटा कल करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बेटा कल हम लोग, आज तो मैंने थोड़ी थ्योरी रह गई थी थर्मोकेमिस्ट्री की, वो करा दिया है। तो भैया कल थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे। जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं बेटा, प्लीज रिवाइज करो, क्योंकि अब चैप्टर्स आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोल के करा दूं? अबे तो मोल के भाई ऐसे थोड़ा ही ना होता है, मोल के तुम अपने से रिवीजन करो, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। हाँ एक गलती हुई है मेरे से ना वीकली कंबाइंड क्वेश्चन दिया है,
क्लास कंबाइंड क्वेश्चंस, सॉरी चैप्टर वाइज नहीं दिया है। मैं आज शाम को चैप्टर वाइज डलवा दूंगा भाई, मेरे से वो गलती हुई है। रेडॉक्स का, सॉल्यूशन का और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में कंबाइंड क्वेश्चंस रह गए, वो मैं आज डलवा दूंगा, आज शाम को डलवा दूंगा। शाम मतलब रात तक पक्का, ठीक है। हाँ, तो भैया जिनको भी लगता है थर्मोडायनेमिक्स, मूल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करने का, प्लीज बेटा अपनी प्रैक्टिस को जितना हो सकते हैं बढ़ाइए, कोशिश करिएगा। अब आज से इक्विलिब्रियम चालू हो चुका है और अब हम नए एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पीछे का रिवीजन करना अब आपका काम है। कितना टॉपिक किस तरह से चल रहा है, प्लीज इसके ऊपर वर्क करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग थोड़ा सा अभी मतलब आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आगे जा रहा है बेटा, लेकिन क्या तुम भी साथ साथ उस पूरे पुराने सिलेबस को लेके आगे आ रहे हो या नहीं, ये देख लेना, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।